सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। आई थिंक मॉर्निंग हो रहा है ना। हाँ, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, क्लियर है ना। हम्म तो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर हम लोग जो एसएससी जीडी में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए उनको करने वाले हैं। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी किया था और आज हिस्ट्री करेंगे, कल पॉलिटी करेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हाँ जी, सब सोते हुए बोलते क्यों हैं, ये क्या। नॉट ऑडिबल, अच्छा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़ विच वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सरोजिनी नायडू। यानी कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना करी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन। ये चश्मा साफ क्यों नहीं होता। और गंदा हो गया ये तो। चलिए, तो कौन सा विमेंस ऑर्गेनाइजेशन सरोजिनी नायडू जी ने बनाया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, भारत श्री महामंडल, या फिर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनाया था मार्गरेट कजिन्स ने। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स, इन्होंने बनाया था ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी जी ने जो है बनाया था भारत स्त्री महामंडल को। नेशनल फेडरेशन फॉर ऑफ इंडियन वुमेन, ये अरुणा असफ अली एंड इसका सही आंसर होगा विमेंस इंडिया एसोसिएशन। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली, याद करके रखना ये। ठीक है, जो बाकी मैंने बताए हैं इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन सरोजिनी नायडू हो गई, नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन अरुणा असफ अली, भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी, और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन्स। ऐसे भी थोड़ा याद कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चौधरानी जी हैं, तो चौधरानी जी थोड़ा सा नहीं ऐसा लगता है, मतलब बड़ा देसी टाइप नाम लगता है ना। तो देसी टाइप है ये हमारा भारत स्त्री महामंडल, एकदम देसी नाम है। ठीक है, इंग्लिश नेम तो है नहीं, लेकिन मार्गरेट कजिन्स अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश नेम है ना, तो उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्ली अर्बन प्लानिंग ड्यूरिंग द मिडिल आयरन एज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौ युग के दौरान प्रारंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मोहनजोदारो, कौशाम्बी, हड़प्पा, या फिर लोथल। लकी जोशी जी, नहीं करता है तो आप कर दो प्रूफ इस बात को। ठीक, चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, पंडिता रामाबाई ने विमेंस इंडिया एसोसिएशन नहीं बनाया था, पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज बनाया था।
ठीक है, आर्य महिला समाज। तो अब यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो मिडिल आयरन एज की बात हो रही है। हड़प्पा वॉज नॉट एन आयरन एज, लोथल वॉज नॉट एन आयरन एज। लोथल एक हड़प्पन साइट, हमें पता है कि एक एंशियंट डॉकयार्ड था जो प्रेजेंट डे गुजरात में है, एंशियंट डॉकयार्ड गुजरात, प्रेजेंट डे जो गुजरात है वहाँ पड़ता है। एंड ये किस रिवर के बैंक्स पे था? भोगावा, ठीक है। तो ये एक हड़प्पन साइट ही है, कुछ और नहीं है, हड़प्पन साइट ही है जो लोथल है अपनी। ऑलराइट, एंड मोहनजोदारो भी हड़प्पन साइट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ये सा हड़प्पन एज तो हमारा इंडस वाले सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज था। बात तो यहाँ पर आयरन एज की हो रही है। ऑड वन आउट करो या फिर ऑप्शन सिंपल आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कौशाम्बी यहाँ पर सही आंसर निकल के आ जाएगा। आयरन एज की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में आयरन एज इज़ व्हाट? कितना बीसी से लेके कितना बीसी तक को आयरन एज बोलते हैं? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906? 1906 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी थी, तो क्यों बनी थी ये? पहले तो ये बताओ, इसका मेन कॉज क्या था फॉर्मेशन? तो मोहम्मद शाह, आगा खान दी थर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह। तो अभी तक ये पिक्चर में भी नहीं था एज सच, और इसको तो अभी ये आप समझ लो कि इसको ब्रदर ऑफ हिंदू मुस्लिम या फिर एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से जाना जाता था। और ये चीज़ इसको सरोजिनी नायडू जी ने बोली थी कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन बाद में जो है ये एकदम कट्टर पाकिस्तान चाहिए करने लगा था। लेकिन शुरू में तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने इसको बनाया था, और आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट थे। बनने का कारण था 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन था, बंगाल का विभाजन था, वो इसका कॉज ऑफ फॉर्मेशन था। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था। तो हमें पता है कि बंगाल पार्टीशन में मेन जो मोटो था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि बंगाल को ऐसा डिवाइड करो कि ये ईस्ट और ये वेस्ट। ईस्ट मोस्टली हो बंगाली बोलने वाली मुस्लिम प्रोविंस, और वेस्ट हो मोस्टली हिंदी बोलने वाली हिंदू जो प्रोविंस है। तो ये हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए बनाया गया। तो वो पॉसिबल, मतलब एक तरह से सक्सेसफुल भी रहा 1906 में जब मुस्लिम लीग बन के आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और जब आयरन एज की बात करते हैं तो 1500 से लेके जो 500 BC का जो टाइम पीरियड है वो आपका आयरन एज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, विच किंग ऑफ द मौखरी क्लेम्ड टू हैव डिफीटेड द लेटर गुप्तास? तो किसने ये क्लेम किया था? कौन मौखरी का राजा था जिसने क्लेम किया था कि उसने लेटर गुप्तास को हराया है? अब ये मौखरी थे कौन? तो मौखरी कोई और नहीं बल्कि गुप्ता के फ्यूडेटरी ही थे, यानी उनके सामंती थे। तो जब यहाँ पर हमारे गुप्तास थे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन जैसे जैसे इनका पतन होना शुरू हुआ, जैसे जैसे इनका डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पे निकल के आती है गॉड प्रोविंस, और यहाँ पे निकल के आती है, मतलब लेटर गुप्तास में काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स निकल के आए। यहाँ बंगाल वाले रीजन में गॉड आया, और यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्टर्न गंगा जो प्लेन्स है वहाँ पर यहाँ पर है मौखरी। ठीक है, तो मौखरी जो राजा थे जिनका नाम था सर्ववर्मन, ठीक है, सर्ववर्मन, इन्होंने बोला था, इन्होंने क्लेम किया था कि हमने लेटर गुप्तास को हराया है। और ये इन्होंने ही गुप्ता को हरा के फिर महाराजा धीराज का टाइटल लेना भी शुरू किया था। कौन मौखरी राजा थे? हु वॉज द मौखरी रूलर? इन्हीं ऑप्शंस में ही बताइए कौन है वो, इन्हीं ऑप्शंस में ही है। हु मैरिड दी राजश्री? मैरिड राजश्री जो कि सिस्टर थी हर्षवर्धन की, और जो राज्यवर्धन थे हर्षवर्धन के भाई। तो हर्षवर्धन राज्यवर्धन भाई थे और राजश्री उनकी बहन थी। तो उनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन के साथ। बाद में ये गौड़ प्रोविंस का जो राजा था शशांक, ठीक है, इसकी अनबन किसके साथ थी? ग्रहवर्मन के साथ। तो शशांक ने मार दिया था किसको? ग्रहवर्मन को। ठीक है, जब ग्रहवर्मन को मार दिया तो उसके बाद राज्यवर्धन ने बदला लिया। ठीक है, राज्यवर्धन जब बदला लेने गए तो राज्यवर्धन को उसने शशांक ने क्या किया? बोला कि हमसे हमारी बेटी के साथ शादी करोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते हैं। लेकिन उसने जो है शशांक ने क्या किया? छल कपट से उनको मार दिया। तो उसके बाद जो है हर्षवर्धन इस चीज़ का बदला लेते हैं। काइंड ऑफ थोड़ा सा फिल्मी स्टोरी है। तो हर्षवर्धन बदला लेते हैं अपने भाई का, और प्लस उनकी बहन जो है वो मतलब सती कमिट करने जा रही थी, फाइनली उन्होंने बचाया उनको। ठीक है, जरा कमेंट करके बताइए जो ये वर्धन डायनेस्टी थी जिसको कि हम पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या थी? मौखरी की क्या कैपिटल थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौखरी? तो ध्यान ये रखना है कि इनकी कैपिटल थी कन्नौज। ठीक है, जो पहले उस समय कन्नक बुज के नाम से जाना जाता था। और इसके लिए एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी हुआ था। जरा बताना तो किसके बीच में हुआ था ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? और बाद में जो पुष्यभूति डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल तो पहले थानेसर होती है। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी जो होती है इसकी कैपिटल पहले थानेसर होती है, जो हरियाणा में प्रेजेंट डे पड़ती है। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इसको कन्नौज में शिफ्ट कर दिया क्योंकि मौखरी में कोई बचा नहीं था, तो उनकी बहन ही थी,
ठीक है, तो उनकी बहन की डेथ के बाद उन्होंने कन्नौज को कैपिटल बना लिया था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो आपका 8th और 9th सेंचुरी एडी में हुआ था, ठीक है, सेंचुरी एडी में हुआ था। ये 3 डायनेस्टीज़ के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो आपके ईस्ट से आएंगे पाल डायनेस्टी वाले, वेस्ट से आएंगे गुर्जर प्रतिहार, और सेंट्रल इंडिया से आएंगे कौन? राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट, तो इनके बीच में हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय बोल सकते हैं स्ट्रगल हुआ था। किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। तो इसको कन्नौज या कन्नौज बुद्ध स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। विच ईरानियन ओरिजिन ग्रुप वॉज नोन इन इंडियन सोर्सेज एज शक पहलवा? तो शक पहलवा के नाम से किसे जाना जाता है? कुषाण, पाथियंस, इंडो ग्रीक्स या फिर शक? तो अगर हम बात करें तो रफली जब ये बीसी ख़त्म हो रहे थे मतलब वही 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम तक आपके यहाँ से जो सेंट्रल एशिया है यहाँ से क्या हो रहे थे? इन्वेजन्स हो रहे थे। या इन्वेजन इन दी सेंस ऐसा टाइप नहीं था कुछ, इन्वेजन टाइप ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये लोग अटैक करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में था क्या कि यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुकी थी। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनने की वजह से जितने भी यहाँ पे चाइना में अटैक करने का सोच रहे थे वहाँ कर नहीं पा रहे थे, तो इनको बेचारों को यहाँ माइग्रेट करने पड़ा। यहाँ पे रहते थे उस समय के व्यवची, जो बाद में हमारे कुषाण के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ रहते थे पार्थियन वगैरह, यहाँ ठीक है, यहाँ पे रहते थे शक, यहाँ पे इंडो ग्रीक, मतलब थोड़ा सा और ऊपर ही होगा। तो क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने इनको पुश किया, इन्होंने इनको पुश किया, इन्होंने इनको पुश किया। तो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सेंट्रल एशियन ट्राइब आई, देवर इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं। इनके एक फेमस रूलर हैं जिनका नाम है मियांडर, और इनका एक डायलॉग है किस बुद्धिस्ट मंक के साथ, जो कि मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। ये मिलिंद पन्हो, मिलिंद एक्चुअल में मियांडर का नाम ही है मिलिंद, ठीक है। तो अंग्रेजी नाम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बटलर को बबलू बोल दो तुम, ठीक है, तो वैसा टाइप है। तो मियांडर मिलिंद है, तो मिलिंद पन्हो, तो मियांडर और नागसेन, ठीक है, नागसेन के बीच में डायलॉग था जिसमें कि ये क्वेश्चंस पूछते हैं एंड फाइनली मियांडर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडो ग्रीक्स को ही जाना जाता है इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस जो किया वो इन्होंने ही किया। एंड देन कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, कॉइन्स जिसमें कि राजा की फ़ोटो होती थी, एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, ये भी इंडो ग्रीक्स ने ही शुरू किया था इसको, ठीक है। कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, क्लियर है। देन अगर बात करेंगे तो इसके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे जैसे शक, ठीक है, पाथियंस एंड कुशान्स। कुशान्स कोई और नहीं, ध्यान रखिएगा, कुशान के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी ट्राइब है, मतलब इनको ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था चाइना में, तो येवची थे ये ओरिजिनली। कुशान के बारे में आपको पता है इस बार के सीजीएल के मेंस में दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बना है कि इसके पहले रूलर कौन थे, फाउंडर, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं था, आई थिंक ये क्वेश्चन था कुजुल कटफिशस, ध्यान रखना, ये पहले रूलर थे, फाउंडर माना जाता है। ये पूछा था जो कनिष्क थे वो कौन से नंबर के रूलर थे, तो कुजुल कटफिशस पहले नंबर के थे, विमा कटफिशस सेकेंड नंबर के थे, एंड तीसरे नंबर के थे कनिष्क। कनिष्क को ही जाना जाता है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इनसे एक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है जिसका नाम आर से शुरू होता है और वो अफ़गानिस्तान में मिला। और कनिष्क ने शक संवत, जब ये थ्रोन पे बैठे तो शक एरा की शुरुआत हुई 78 AD में। इन्होंने ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज़ किया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज करने का काम किया। और इनसे जो इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है वो है रवाटक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा अफ़गानिस्तान में। तो कुजुल है पहले नंबर के, विमा है दूसरे नंबर के, और कनिष्क है तीसरे नंबर के। कुषाण की जो कैपिटल थी, इस पर क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, एंड दैट वाज कि कैपिटल इनकी पहले क्या थी, देन सेकंड कैपिटल क्या थी इनकी। तो पहले तो इनकी थी पुरुषपुरा, जो आज पेशावर है, ठीक है, पुरुषपुरा जो कि आज पेशावर है, ठीक है। अभी अगर मान लो सोचो योगी जी को यहाँ का बना दिया जाए कुछ, हाँ, तो फिर से देर नहीं लगेगी, अगले दिन पुरुषपुरा हो जाएगा। पुरुषपुरा से आपका पेशावर, वो पेशावर ही है, और देन बाद में ये मथुरा इनकी कैपिटल शिफ्ट हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में, तो ये इतना ही ध्यान रखना है अभी के बारे में। तो मतलब किसको शक पहलवा के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखना ये पार्थियंस को जाना जाता था शक पहलवा के नाम से। नीदर इंडो ग्रीक्स नॉर कुशान्स नॉर शाकास, पार्थियंस को जाना जाता था, ठीक है। In which part of the India did the earliest iron objects appear in the overlap between the
न्योलिथिक एंड द मेगालिथिक फेजेस। नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी? साउथ इंडिया, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ इंडिया? आंसर करिए। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। हिंट क्या दे रहा हूँ, अगर आपको पता है ना मेगालिथ कहाँ पे था तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि मेगालिथ कहाँ पे था। चलिए, और क्वेश्चन नंबर भी लिखिए आप लोग जो कमेंट पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेगालिथ यार कहाँ पे था? तो मेगालिथ साउथ इंडिया में था। मेगालिथ था क्या? तो मेगालिथ था बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर रखे रहते थे। फॉर एग्जांपल कहीं पे कब्र बनी हुई है, कहीं रिचुअल कहीं परफॉर्म किए जाते थे, तो वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर रखे होते। तो मेगालिथ का एज क्या था? मेगालिथ में का एज इंडिया में क्या था? इंडिया में एज था रफली वही 1500 BC, ठीक है। तो 50, और इसको हम आयरन एज बोलते हैं भाई। जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया, यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज एज नहीं था, कोई ब्रॉन्ज एज नहीं था यहाँ पे सीधा मेगालिथ आयरन एज अब शुरू हुआ। तो साउथ इंडिया सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। द गौपत ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेद? गौपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो हमें पता है कि जो वेद हैं, जो चारों वेद हैं, ठीक है, जो चारों वेद हैं उन सब वेद में, हर वेद में ब्राह्मण दिए हुए हैं। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? तो ब्राह्मण होते हैं हर वेद के अंत में दिए हुए हैं, लेकिन अंत में दिए हुए थे बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि अब हर वेद के अंत में उपनिषद है। बाद में, बहुत बाद में उपनिषद को भी डाल दिया गया हर एक वेद में। तो उपनिषदों को अब हम वेदांत के नाम से जानते हैं। आई अगेन रिपीट, वेदांत क्या होते हैं? वेदांत होते हैं उपनिषद। वेदांत मतलब वेदों का अंत जहाँ पे होता है वो है उपनिषद, ठीक। तो पूछ रहा है कि गौपत ब्राह्मण किसका पाठ है? तो गौपत ब्राह्मण अथर्ववेद का पाठ है, ठीक। ऋग्वेद में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक तो पहले मैं हटाता हूँ इसको यहाँ पे बिकॉज स्पेस चाहिए। तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण इसका पाठ है। बस जो उतना ब्राह्मण मैं बता रहा हूँ उतना ही याद करना, इसी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सामवेद में आपका आता है, सामवेद बताइए ये वेद किस लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्यों फेमस है ये? तो इसमें आ जाएगा आपका तांड्य महावेद, तो तांड्य महाब्राह्मण, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला ब्राह्मण, मैं आपको बता दूं। तो सामवेद इज़ दी ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूज़िक। म्यूज़िक में सबसे आपकी ओल्डेस्ट बुक है। यजुर्वेद की अगर ब्राह्मण्स की बात करेंगे तो यजुर्वेद पहली बात तो शुक्ल और कृष्ण दो पार्ट में डिवाइडेड है, ध्यान रखना, ठीक है। शुक्ल का मतलब होता है वाइट और कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक। तो दो वेद में डिवाइडेड हैं ये, दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। और इसके अगर ब्राह्मण्स की बात करेंगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ये इसका पार्ट है। और उपनिषद की भी लगे हाँ चर्चा कर ही लेते हैं। तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं बृहदरण्यका उपनिषद। बृहदरण्यका उपनिषद इसी का पार्ट है यजुर्वेद का। ये सबसे बृहदरण्यका उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। बृहदरण्यका उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? रण्यका क्या लिख दिया, ठीक है। बृहदरण्यका उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं वेदांत, वेदांग नहीं होते हैं, ध्यान रखना। वेदांग क्या होते हैं? दीज आर ऑक्सिलरी टू ट्रेड, नहीं, ऑक्सिलरी टू वेद्स, ठीक है। वेदों को पढ़ने के लिए पहले वेदांगों की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल कितने वेदांग हैं नाम मत बताओ, बस नंबर बता दो, ठीक है। और थाला फॉर अ रीज़न मत लिख देना, थाला से एक कम है। बृहदरण्यका उपनिषद, ठीक है, इट इज़ दी ओल्डेस्ट उपनिषद, ये सबसे पुराना है। उपनिषद को बोलते हैं वेदांत, वेदों का अंत। जो कठ उपनिषद है वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। जो कठ उपनिषद है वो भी इसी का ही पार्ट है। देन छंदोग्य उपनिषद इसका पार्ट है, छंदोग्य उपनिषद इसका पार्ट है। और अथर्ववेद का पार्ट है मुंडका उपनिषद, जिससे कि हमने क्या लिया है जरा बताइए मुंडका उपनिषद से, और मांडुक्य उपनिषद। मुंडका से हमने लिया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। समझ में आई ये बात? वेदांग है टोटल 6, ठीक, 6 टोटल वेदांग है। वेदांत और वेदांग में अंतर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश द वाइट पेपर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यानी जो तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसके बेसिस पे जो वाइट पेपर पब्लिश किए गए थे वो कब किए गए थे? 32 में, 31 में, 34 में या फिर 33 में, 33 में। तो भाई वाइट पेपर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मतलब बाद पब्लिश किए गए थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कब थी? गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे? RTC।
तो आपको पता है पहली वाली हुई थी 1930 में 1930 में, दूसरी वाली हुई थी 1931 में 1931 में, और तीसरी वाली हुई थी 1932 1932 में। और इसमें से किस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? तो 32 के बाद 33 में अगले साल जो है ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये आपका वाइट पेपर पब्लिश हुआ था। वाइट पेपर काइंड ऑफ मतलब कि क्या क्या यहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं इन गोलमेज सम्मेलनों से, और इसी के बेसिस इट फॉर्म्ड द बेसिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था वो उसी के हिसाब से, इस वाइट पेपर के हिसाब से, इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से ही बनाया गया था। कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और नेतृत्व किया था कांग्रेस का गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने, तीनों में पार्टिसिपेट किया था। वेदांग की अगर हम बात करें, ये अच्छा मैंने पूछा नहीं था, नहीं पूछा तो कोई नहीं, बता देते हैं फिर भी, ठीक है। तो वेदांग क्योंकि पूछा जा सकता है ना, तो कौन कौन से वेदांग होते हैं? तो भाई एक तो होता है आपका कल्प, ये नंबर तो मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस ऐसे याद करना है, मतलब थाला से एक कम, ठीक है। शिक्षा, ग्रामर यानी व्याकरण, और क्या हो जाएगा आपका निरुक्त, ज्योतिष, और एक कौन सा बच रहा है? ज्योतिष, एक बच रहा है छंद, ठीक है, छंद। तो ये 6 आपके होते हैं वेदांग, क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की अगर बात आई है तो ज़रा कमेंट करके ये बता दीजिए, जो याद आ रहा है वो बता दीजिए। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किस सेशन में पास हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसको अडॉप्ट किया गया था गोवालिका टैंक बॉम्बे में, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था एंड यहीं पे ही फ्लैग होस्टिंग भी करी गई थी गोवालिका टैंक बॉम्बे में ही। तो आंसर इसका होगा बॉम्बे सेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट डे ही सबकी अरेस्ट हो जाती, जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। देन अरुणा असफ अली, एक तरह से अरुणा असफ अली जो कांग्रेस यूथ कमेटी उसको लीड करती हैं, अरुणा असफ अली। उषा मेहता क्या करती हैं, क्या स्टार्ट करती हैं उषा मेहता, ज़रा बताना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमने ये पढ़ा है कि इसने डायरकी एबॉलिश कर दी थी। कहाँ से? तो इसने डायरकी एबॉलिश कर दी थी प्रोविंसेस से हटा दिया था, और कहाँ पर ला दिया था? सेंटर में। इनको क्या दे दिया था? प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया था, द्विसदनीय विधानमंडल, लेकिन सबको नहीं दिया था 6 आउट ऑफ 11 बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि इसने प्रोविंसेस को क्या दे दी है, वहाँ से डायरकी हटा के प्रोविंसेस को इसने ऑटोनॉमी दे दी थी। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, जो कि कभी एक्चुअल में आ नहीं पाया, ठीक है, इन्फोर्स नहीं, मतलब क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था ना, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। एंड यही इंपॉर्टेंट 2 प्रोविजंस है, प्रोविजंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना। और जैसे कि वाइट पेपर फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजर पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया, जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, ठीक है। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया था, अंडरग्राउंड रेडियो। पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, पैरेलल गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो। चलो भाई, अगला है आपका द मॉकरी वर ओरिजिनली ट्रिब्यूटरी रूलर्स हु लेटर स्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन विच रीजन? तो किस रीजन में इन्होंने अपना सब स्टैब्लिश किया था, ये आपको बताना जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। और ये अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे, ठीक है, पीछे बताया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा वेस्टर्न गंगा प्लेन, ठीक है। मैंने दिखाया भी था आपको, ये हैं आपके जो लेटर गुप्ता हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या है, पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी, यहाँ पर आया वेस्टर्न गंगा मौखरी, और यहाँ पर लेट गुप्ता, और यहाँ पे गॉड्स आए थे, ठीक है। ये मैत्रक प्रोविंस है, मैत्रक, ठीक है, ये मैत्रक, जहाँ पर पहले वकाटक रूल किया करते थे, वहाँ पर आ गए थे आपके मैत्रक वाले, ऑलराइट। तो यहाँ पर है। एंड चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ पूछा था पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट कौन कौन सी सेटअप हुई थी? तो बलिया में सेटअप हुई थी, चिट्टू पांडे ने करी थी।
चिट्टू पांडे ने करी थी। देन आपकी बंगाल में तामलुक में जातीय सरकार, ठीक है, जातीय सरकार। एंड सतारा में प्रति सरकार। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तामलुक वेस्ट बंगाल, सतारा महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पर सेटअप हुई थी प्रति सरकार, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आई थिंक सभी को पता ही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? तो 1942 में, 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब, जरा बताइए कब ये हुआ था? तो 8 अगस्त, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त को जब स्टार्ट होता है 1942 में, तो इसी को ही हम अगस्त क्रांति बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्याज मदर? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी कौन थी विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग? वाइफ ऑफ नंदा किंग, मूरा डॉटर ऑफ अ हंटर, ग्रीक नोबल वुमेन, या फिर शुभद्रंगी डॉटर ऑफ अ ब्राह्मण। तो विष्णु पुराण के हिसाब से मूरा, जो कि एक हंटर की डॉटर थी, उसके बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो कौटिल्य, जिनकी अर्थशास्त्र थी, उनके अकॉर्डिंग जो मतलब काफ़ी सारे टेक्स्ट और ही बताते हैं कि जो नंद वंश, चलो खैर छोड़ दो उसको, मतलब ये है कि भाई जो नंदा रूलर थे, धनानंद, आपको पता है ना कि धनानंदा जो थे, धनानंद, तो ये नंद वंश के आखिरी रूलर थे। फाउंडर कौन थे नंद वंश के? तो वो थे महापद्मनंद, महापद्मनंद। और ये लास्ट रूलर थे धनानंद। तो धनानंद को मार के, अब ऐसा माना जाता है कि धनानंद के कोर्ट में एक मूरा करके थी, ठीक है, इनकी सर्वेंट टाइप, उनके साथ ही बेटे हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। देन उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मारा था। विष्णुगुप्त, जिनका दूसरा नाम चाणक्य या फिर कौटिल्य है, उनके साथ मिलकर धनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। इनसे एसोसिएटेड मुद्र राक्षस की विशाख दत्त की मुद्र राक्षस है, जिसमें इन लोगों को लोक क्लैन का बताया गया। मुद्र राक्षस, ये किताब किसकी है? ये लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, और इसमें बताया गया कि ये लो क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लोअर क्लैन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से आपकी मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? मेगास्थनीज की है इंडिका, ठीक है। और मेगास्थनीज कौन था? तो ये ग्रीक एम्बेसडर था। ग्रीक एम्बेसडर किसका था? ये ग्रीक एम्बेसडर सेलिकस निकेटर ने भेजा था। सेलिकस निकेटर किसका एक तरह से मिलिट्री कमांडर था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जो सेलिसिड डायनेस्टी यहाँ पर बना के बैठा था, सेलिसिड डायनेस्टी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया भी था जाकर, उसकी लड़की हेलिना से शादी भी करी थी। और इसकी कैपिटल थी सियालकोट, ध्यान रखना, किसकी? इस सेलिकस निकेटर की। इसी किताब में मेगास्थनीज क्या बताता है कि 7 कास्ट या 7 वर्णों में डिवाइडेड है इंडिया की सोसाइटी, 7 वर्णों में, जिसको कि हम PCS2 काउंसिलर करके याद करते हैं। द लास्ट शुंग रूलर हु वॉज किल्ड बाई विच मिनिस्टर इन द लास्ट शुंग रूलर वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर इन विच सेंचुरी? तो अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में करी थी? 1st, 2nd, 3rd या फिर 1st सेंचुरी AD? बताओ। तो लास्ट शुंगा रूलर कौन था? ठीक है, तो लास्ट शुंगा रूलर, ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है मौर्य डायनेस्टी की भी हम चर्चा कर रहे थे, तो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ नाम था उनका, तो उनको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, उनके मिलिट्री कमांडर थे, और शुंग वंश की स्थापना करी। देन शुंग जो हैं, शुंग जो लास्ट रूलर थे, उनका नाम था देवभूति। इनको मारा इनके मिलिट्री कमांडर ने, जिनका नाम था वासुदेव कन्वा, ठीक है। ये मारा गया था 1st सेंचुरी BC में। तो ये रफली 72 BC की टाइम की बात है, जब वासुदेव कन्वा ने मारा था इनको और कन्वा वंश की स्थापना करी थी, वासुदेव कन्वा। और कन्वाओं को पुराण्स में शुंग भृत्या के नाम से मेंशन किया गया है। शुंग भृत्या का नाम है सर्वेंट्स ऑफ शुंगा, फ्यूडेटरी थे ना, उनके सामंत थे। विच रेवोल्यूशनरी लीडर अटेम्प्टेड टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंग? ने किसने अटेम्प्ट किया था हार्डिंग को असैसिनेट करने का?
तो खुर्दीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर रास बिहारी बोस। तो खुर्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ये तो इन्वॉल्व थे किसको मारने में? डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड को मारने में। ये कौन था? ये मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था और इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ। बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुई थी, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था, इनको फांसी की सजा हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, ही वॉज इन्वॉल्व इन एन अटेम्प्ट टू ब्लो दी ट्रेन ऑफ इरविन। इरविन की ट्रेन उड़ाने में इनका हाथ था, ठीक है, अटेम्प्ट करना किया था इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। और आपको पता है कि देन इनकी मतलब इनको घेर लिया था ब्रिटिशर्स ने। इलाहाबाद जो प्रयागराज में जो पहले अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे ही है, लेकिन बाद में फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने उसी पार्क में खुद को गोली मार ली, ठीक है। तो भगत सिंह जी की अगर बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन्होंने बॉम्ब फेंका था 1929 में। साथ ही साथ सॉन्डर्स की हत्या करी थी, जिसको कि हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से 1928 में किया था ये। तो जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा हुई थी। कब? 23 मार्च को, ठीक है। आंसर रास बिहारी बोस होगा, रास बिहारी बोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पिछले क्वेश्चन में कुछ पूछा तो नहीं था? नहीं, ठीक है। अच्छा, पूछा तो नहीं था लेकिन पूछ लेते हैं, जरा बताओ कनवा के बाद कौन आया था? आफ्टर कनवा इनके बाद कौन आया था मेनली सेंट्रल इंडिया में जिसने रूल किया था? द NBPW विच कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइड स्प्रेड आयरन एज पॉटरी स्टैंड फॉर। तो NBPW का फुल फॉर्म क्या आपसे पूछ रहा है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आपसे सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, आपसे कोई एज वगैरह पूछी नहीं जा रही। तो कनवा के बाद ध्यान रखना है कि सातवाहना आए थे। सातवाहना के फाउंडर कौन थे और इनके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे और इन्होंने किस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था? ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? तो फाउंडर थे सिमुक सातवाहना और इनकी कैपिटल क्या थी? ग्रेटेस्ट रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। कॉइन्स मेड ऑफ लेड, ठीक है, शीशा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बने इन्होंने शुरू किए थे। और प्रतिष्ठान या पैठान इनकी कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑप्शन नंबर सी। अब पॉटरी की अगर बात करें तो किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका एवोल्यूशन हुआ ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी निकल के आई। कॉर्ड इम्प्रेस्ड मतलब जिसमें कढ़ाई टाइप है, ठीक है, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। और इंडिया में सबसे पहले पॉटरी कब हमें देखने को मिली थी? ठीक है, तो ये बात है आपकी नियोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज में, जहाँ सबसे पहले हमें पॉटरी का देखने को मिलती। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। देन उसके बाद कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी के बाद आपको देखने को मिलेगी ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW, या तो आप बोल सकते हो ब्लैक एंड रेड वेयर। देन आई आपकी ऑकरे कलर्ड पॉटरी, OCP इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। ये कब की बात है? तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर ये चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड की बात है। चाल्कोलिथिक मतलब आपको पता है कॉपर एज, यानी कि रफली वही 1500 BC से लेकर मतलब वही 2000 BC आप कंसिडर कर सकते हो। 2000 BC से लेकर जो 1000 BC का टाइम पीरियड है चाल्कोलिथिक आपका, ठीक है। देन आते हैं चाल्कोलिथिक में ही आपकी ऑकरे कलर्ड भी चलती है, प्लस ऑकरे कलर्ड आपकी इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी आ जाती है। देन ऑकरे कलर्ड से इसके बाद आती है पेंटेड ग्रे वेयर। ये पेंटेड ग्रे वेयर इंडस वाली सिविलाइजेशन में एंड साथ ही साथ वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में, ठीक है, वैदिक एज में जो अर्ली वैदिक एज है उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि जो जिसको अर्ली आयरन एज भी बोल सकते हैं। और लेटर वैदिक एज में हमें देखने को मिलती है NBPW, नॉर्थ ब्लैक एंड नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, सॉरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इट इज़ ऑकरे कलर्ड, जो गेरुआ कलर होता है उसको ऑकरे बोलते हैं, तो ये ऑकरे है, ठीक है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी,
और ये है आपकी पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर। अगला है विच करेक्टरिस्टिक पॉटरी बिकेम अ हॉल मार्क ऑफ अर्ली आयरन एज सेटलमेंट इन नदर्न इंडिया। अब इसमें देखो क्या आंसर होगा, इसमें जो मैंने पीछे लिखा है उसके हिसाब से देखो इसका क्या आंसर होगा। अर्ली आयरन एज सेटलमेंट कौन सा होगा, पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर रेड पॉलिश्ड वेयर। हाँ जी राकेश देख सकते हैं भाई, आर्यन प्रगति विकास सही है। चलो तो यहाँ पर सही आंसर होगा, देखो पेंटेड ग्रेवेयर, ना 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 पेंट, यस पेंटेड ग्रेवेयर तो होगा, ये तो आपका लेटर वैदिक एज में हम बोल सकते हैं, अर्ली आयरन एज नहीं है। ब्लैक एंड रेड वेयर तो चैल्कोलिथिक के टाइम पे था, ठीक है, ये भी उसी टाइम पे था चैल्को पे। रेड पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड, रेड सिर्फ ब्लैक, तो ये सब आपके वहीं पे थे, पहले ही थे। पेंटेड ग्रेवेयर बाद में निकल के आता, और सबसे बाद में NBPW निकल के आता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। राग लसवंती वॉज कंपोज्ड बाई हुम अमंग दी फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो लसवंती कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं कहीं लाजवंती भी दिखता है, ये तो मतलब लाजवंती करके भी आएगा। तो रोनू मजूमदार, उस्ताद अली अकबर खान, तानसेन या फिर अमजद अली खान। सही आंसर होगा इसका अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। राग लसवंती इन्होंने कंपोज किया था, किससे एसोसिएटेड हैं अली अकबर खान और अमजद अली खान, दोनों लोग किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तानसेन के रिगार्डिंग हम क्या क्या जानते हैं, तो तानसेन जी के रिगार्डिंग हम ये जानते हैं, इनका ओरिजिनल नेम बताओ, ओरिजिनल नेम, इनके गुरु का नाम, इनके घराने का नाम, ठीक है, एंड ये बताओ इन्होंने क्या कॉम्पोजिशंस दिए थे, क्या कंपोज किया था इन्होंने। तो ये दोनों लोग सरोद वादक हैं। अमजद अली खान सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, सरोद सम्राट, पद्म विभूषण मिल चुका है सन 2001 में। ओरिजिनली इनको रामतनु पांडे के नाम से इनका ओरिजिनल नेम है, रामतनु पांडे। गुरु का नाम है इनके स्वामी हरिदास, ठीक है, रविदास हरिदास दोनों ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना, हरिदास कंफ्यूज नहीं होना। घराना पूछेगा तो या तो ग्वालियर ऑप्शन में होगा या रीवा घराना ऑप्शन में होगा, ठीक है। कंपोज इन्होंने किए थे इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस के लिए ध्रुपद्स, और ये एक नवरत्न थे अकबर के कोर्ट में। पहले तो ये जो राजा रामचंद्र सिंह थे ग्वालियर के, उनके कोर्ट में एसोसिएटेड थे, उनके कोर्ट से। बाद में ये अकबर ने जब बुलाया था तब उसके कोर्ट में गए थे। ये वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द देवबंद मूवमेंट विच एम टू प्रिजर्व द इस्लामिक कल्चर। तो देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था जिसका उद्देश्य इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद कासिम ननोटावी, सैयद अहमद खान या फिर शाह वलीउल्लाह। तो ननोटावी और गंगोही, दो नाम याद रखना, ननोटावी और गंगोही, इन दो लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मतलब जो पुरानी खो चुकी रीति रिवाज है मुस्लिम कल्चर में उसको वापस लाना। जैसे कि हम ब्रह्मो समाज के पढ़ते हैं, हम प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ते हैं, ये सब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, जो रिफॉर्म लाना चाहते थे, रिवाइवलिस्ट थे। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में रिफॉर्मिस्ट थे और इसमें आपके मुस्लिम में आपके रिवाइवलिस्ट थे, ऐसा नहीं, दोनों में रिफॉर्मिस्ट, दोनों में रिवाइवलिस्ट थे आपके, ठीक है। तो ये रिवाइवलिस्ट टाइप का मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था 1866 में, 1866 में। देवबंद ये कहाँ पर जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। मौलाना चलो तो अभी आई थिंक आएगा, देखेंगे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद मेंशंस डांस नृत्य एंड डांस यूज नृतु। तो नृत्य और नृतु का उल्लेख किस वेद में है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो इट इज़ मेंशन इन दी ओल्डेस्ट वेद विच इज़ नोन एज ऋग्वेद। तो ये क्या है, हमारा ओल्डेस्ट वेद है। अच्छा, सामवेद तो देख लेता म्यूजिक के बारे में, यजुर्वेद किसके बारे में और अथर्ववेद किसके बारे में ये बताएंगे। तो ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। तो यजुर्वेद में जो है प्रेयर्स दी हुई हैं, ठीक है, प्रेयर्स एंड रिचुअल्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्रेयर्स एंड रिचुअल्स दिए हुए हैं। अथर्ववेद में आपके मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स दिए हुए हैं टू वार्ड ऑफ द एविल्स, ठीक है, ये एविल को दूर भगाने के लिए ये सब दिए हुए हैं, मतलब टोना टोटका टाइप, ठीक है। प्रेयर, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस आपके यजुर्वेद में दिए हुए हैं, जिसको कि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव द सेकंड। तो इनके बीच में ट्रीटी कब साइन हुई थी। तो एक्चुअल में ये ट्रीटी बिकेम द मेन कॉज
ठीक है, मेन रीज़न फॉर दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसका मेन जो हम बोल सकते हैं कि कॉज था वो यही था। ठीक है, तो ये 1802 में हुई थी, और जब हुई थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था गवर्नर जनरल। तो आप यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, हिंट है आपके लिए सब्सिडियरी अलायंस। अब बताइए। ठीक है, तो हिंट है आपके लिए सब्सिडियरी अलायंस, तो ये था आपका वेलेस्ली। ठीक है, तो वेलेस्ली था इस समय। पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1775 से शुरू हुआ था, 1782 तक गया था ये। ठीक है, 1782 तक, और ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म हुआ था ये, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, एंड सुगौली अलग है, वो एंग्लो नेपाल वॉर के बाद हुई थी सुगौली की ट्रीटी। सेकंड जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1803 में, 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और थर्ड एंग्लो जो मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका ख़त्म होता है 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक है, 1818 तक। इसमें कोई ट्रीटी नहीं होती है थर्ड वाले में, बिकॉज यहाँ पे जो ये थे बाजीराव दी सेकेंड, इनको कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है गंगा नदी के किनारे, वहीं पे अपनी अपनी दिन बिताते हैं। और इन्हीं के अडॉप्टेड सन थे जिनका नाम क्या था? नाना साहेब था, जिन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है 20th, in which of the following Buddhist texts are the rules mentioned for the Buddhist monks and nuns? तो रूल्स किस में मेंशनड है? तो हमारे त्रिपिटक हैं कलेक्टिवली, जिनको कि हम पाली कैनन्स के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में मतलब पितक का मतलब बास्केट होता है, तो त्रिपिटक इनको हम पाली कैनन्स के नाम से जानते हैं। पाली लैंग्वेज है ना, आपको पता है अब ये एक इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज भी में भी इंक्लूड हो चुकी है पाली। तो अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, तो 3 पिटक है, धम्मपाद कोई पिटक नहीं है ये। तो यहाँ पर रूल्स आपके मेंशनड हैं विनय पिटक में। सूत्र पिटक में क्या मेंशनड है? तो भगवान बुद्ध के सरमन्स यानी कि उपदेश उनके मेंशनड है इसमें, और जो उनकी टीचिंग्स हैं वो मेंशनड है, उनकी टीचिंग्स। अभिधम्म पिटक में उसका इंटरप्रिटेशन मेंशनड है उनकी टीचिंग्स का, या फिर मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है अभिधम्म पिटक में। 20 और सीलोनीस टेक्स्ट, ये आई थिंक कल भी मैंने आपको जो लोग रेलवे की PYQ अटेंड करते होंगे मैंने बताया था सीलोनीस टेक्स्ट कौन से हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ध्यान रखना ये है आपके दीपवंश एंड महावंश, ये सीलोनीस टेक्स्ट हैं, मतलब कि श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, बिकॉज हमें पता है कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसको कि कनिष्क ने पैटर्नाइज किया था, तो उसमें बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान जिसको हम बोलते हैं लोअर व्हीकल, और महायान जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, ये नाम याद रखना। तो हीनयान का मतलब लोअर व्हीकल और महायान का मतलब द ग्रेटर व्हीकल। तो ये इसमें डिवाइड हो गया था। हीनयान साउथ इंडिया बोल रहा हूँ, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया जैसे श्रीलंका, और साउथ ईस्टर्न पार्ट जैसे कि ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पर आपका जो फैला वो हीनयान था। महायान आपका जैसे चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पर फैला। तो ये लोग बिलीव करते थे, महायान वाले आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, ये लोग आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे हीनयान वाले। और महायान में ही कॉन्सेप्ट चलता है बोधिसत्व का। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व वो होता है जो अपने निर्वाण के पाथ को छोड़कर लोगों को निर्वाण दिलाने के लिए अपना निर्वाण का पाथ जो है वो छोड़ देता है। गंगा नदी कितनी बार मेंशन्ड है ऋग्वेद में? कितनी बार उल्लेख है गंगा नदी का? 4, 3, 2, 1। तो गंगा नदी ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद है, उसमें सिर्फ 1 बार ही मेंशन्ड है, और वो भी 10th मंडल में मेंशन्ड है, जो 10वें नंबर की किताब है, जिस किताब को मंडल बोलते हैं, आपको पता है ना। ऋग्वेद 10 किताबों से मिलकर बना हुआ है जिनको हम 10 मंडल के नाम से जानते हैं। और यमुना नदी 3 बार मेंशन्ड है। एक्चुअल में गंगा और यमुना एक साथ ही मेंशन्ड है, जहाँ गंगा मेंशन्ड है वहाँ यमुना भी मेंशन्ड है, तो यमुना टोटल 3 बार मेंशन्ड है। मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बार मेंशन्ड है? तो सबसे ज़्यादा बार मेंशन्ड है इसमें क्या बोलते हैं, सिंधु। ठीक है,
यानी कि जो आपकी इंडस रिवर है। और सबसे जो प्रोमिनेंट रिवर है जिसको बड़ी इज्जत तवज्जो दी गई है वो है आपकी सरस्वती। कृष्णा रिवर एक बार भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। विच मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द रिमेन्स ऑफ वुडन पैलिसेड। तो कहाँ पर हमें ये लकड़ी के बने हुए चौखटें मिली हैं, खंबे मिले हैं, और जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर मौर्यन रूल रहा करता होगा। तो भीटा, तक्षशिला, मथुरा या फिर बुलंदी बाग। सरस्वती सबसे ज़्यादा मेंशन नहीं, सबसे ज़्यादा सिंधु ही मेंशन है, सबसे प्रोमिनेंट रिवर है, ठीक है सरस्वती, लेकिन सबसे ज़्यादा बार सिंधु मेंशन है। विच मॉडर्न आर्कियोलॉजी, तो ये आपकी बुलंदी बाग है, ऑप्शन नंबर डी बुलंदी बाग। और एक और ध्यान रखना, कुमराहार, ठीक है कुमराहार, इन दोनों जगहों में ये मेंशनड है किसके, मतलब यहाँ से हमें पैलिसेड मिले जहाँ से एक्चुअल हमें पता चला है जो आज का पटना है ना वहाँ पे पड़ती है जगह, वहाँ से हमें पता चला है कि यही पटना जो पाटलिपुत्र पहले हुआ करता था तो वो उसकी कैपिटल हुआ करती थी, हमें पता है ना। विच ग्रुप ऑफ पीपल सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड तक्षशिला इन द 1st सेंचुरी BC। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में किस समूह के लोग बस गए थे? कुषाण, इंडो ग्रीक, पार्थियंस या फिर शक। तो 1st सेंचुरी BC के टाइम पे यहाँ पर कुषाण्स बस गए थे जिनको हम यवची के नाम से जानते हैं, बाकी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द 3H सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। नाउ व्हाट इज दिस 3H क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो इसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, जब हम शुरुआत ही करते हैं कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्री हिस्ट्री जिसमें कि आता है आपका स्टोन एज, एक आप प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं जिसमें आता है आपका ब्रॉन्ज एज, और एक आता है आपका हिस्ट्री दैट इज आयरन एज, ठीक है। तो ये जो 3 ये क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था? CJ थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टोन एज यानी पाषाण युग जिसको बोलते हैं, जहाँ पर लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज यानी कि आपका ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कांस्य, ठीक है। तो कांस्य युग, ठीक है, जो हमारा इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन था। एंड देन आयरन एज जो सदर्न इंडिया में मेगालिथ के रूप में इमर्ज हुआ, और यहाँ पर लेटर वैदिक एज में हमें देखने को मिलता है आयरन। तो ये किसने किया था? CJ थॉमसन ने। द पीरियड when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called as। तो वह काल जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण में परिवर्तन देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? मीजोलिथ, माइक्रोलिथ, नियोलिथ या फिर पीलियोलिथ। अब मैंने आपको बताया था कि जब स्टोन एज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक तो होता है पीलियोलिथिक, एक होता है मीजोलिथिक, और एक होता है नियोलिथिक। पीलियो मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, मीजो का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, और नियो का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये 3 स्टोन एज में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया था इसकी एज क्या होती है, तो ये जब से स्टार्ट हुआ था टिल से लेके 12,000 BC, 12,000 से लेके 10,000 मीजो, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि वैसे तो अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग ये डेट मिलेगी, लेकिन अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, इसके बारे में, तो आंसर आप क्या देंगे? आंसर होगा मीजोलिथिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोलिथ क्या है? तो मीजोलिथ में ही माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ होता था, यानी कि स्मॉल स्टोन्स जो हैं यूज़ किए जाते थे, ठीक। तो स्मॉल स्टोन्स का यूज़ होता था, और ये 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स पहले। तो मीजोलिथ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्मॉल स्टोन का यूज़ होता था जिनको मीजोलिथ माइक्रोलिथ बोलते थे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर टू प्रमोट द राइट्स ऑफ दलित्स। दलितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर जी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो एक चीज़ यार मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ कि हरिजन नाम अम्बेडकर जी से कभी एसोसिएटेड नहीं होगा। हरिजन नाम जो है गांधी जी ने दिया था, और अम्बेडकर जी से चिढ़ते थे कि भाई आपके सिर्फ बोलने से कि हरि के जन भगवान के लोग हैं वो उनको अब उनके अधिकार नहीं मिल जाएंगे। सोशल सर्विस लीग ये नारायण मल्हर जोशी जी ने बनाई थी। बहिष्कृत हितकरणी सभा आंसर होगा। बहिष्कृत हितकरणी सभा जो बनाई गई थी 1924 में। और एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन नहीं होता है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन होता है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये भी अम्बेडकर जी नहीं बनाया था, ये बनाया था उन्होंने 1930 में, 1930 में।
हाउ मैनी इंस्क्रिप्शंस मेक अप एडिक्ट्स ऑफ अशोक, अशोक के शिलालेखों में कितने शिलालेख शामिल है। मतलब इसका ये है कि हमें पता है कि अशोक के 14, जैसे कि ये मैं आपको रॉक इंस्क्रिप्शंस का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 14 रॉक इंस्क्रिप्शन, जैसे कि पिलर एडिक्ट कितने 7 हैं। तो ये पत्थर नहीं कि 14 पत्थर हैं, ये लाइंस हैं कि भाई मैक्सिमम 14 लाइंस हमें देखने को मिली पत्थरों में। लेकिन पत्थर मतलब कितने जगहों पे हमें एडिक्ट्स मिले हैं, बीट रॉक एडिक्ट, बीट पिलर एडिक्ट और बीट अ केव एडिक्ट। तो ये हमें टोटल 33 जगहों से देखने को मिले, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में पता भी होना चाहिए, किस मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन्ड है, कहाँ पर इन्होंने बोला है कि किसी का एनिमल स्लॉटर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो प्रोहिबिटिंग ही हैज़ प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर इन द फर्स्ट, मतलब पहली वाली लाइन में लिखा है कि भाई एनिमल स्लॉटर नहीं करना है, ये इन्होंने मेंशन किया है। देन धम्म घोष इज आइडियल ओवर बेरी घोष, ये फोर्थ मेंशन किया है। 13th वाले रॉक एडिक्ट में इन्होंने मेंशन किया है कलिंग वॉर के बारे में जिन्होंने लड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला वाला जिसमें कि एनिमल किलिंग के बारे में एकदम प्रोहिबिट करते हैं, 13वें वाले में मेंशन करते हैं कलिंग वॉर के बारे में। धम्म घोष यानी कि कॉन्करिंग थ्रू धम्मा, दैट इज़ कॉन्केस्ट ऑफ हार्ट हम बोल सकते हैं। और बेरी घोषा से ऊपर है उसको बोला था क्योंकि इन्होंने 13th कलिंग वॉर, अब कलिंग वॉर अशोका ने कब लड़ा था, तो ये लड़ा था 261 BC में लड़ा गया था कलिंग वॉर। और इन्होंने ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन, यानी अपनी ताजपोशी के कितने साल बाद इन्होंने ये कलिंग वॉर लड़ा, तो आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। राधा गुप्ता करके एक हुए जिन्होंने इनकी हेल्प करी थ्रोन में बैठने के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ है, भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, कहाँ पर अशोका का ओरिजिनल नेम जो है अशोका देखने को मिलता है। वैसे अशोक जो है हर जगह पे देव नामी पियादसी के नाम से मेंशन्ड है, यानी कि लॉ बिलवेड ऑफ गॉड। लेकिन सिर्फ एक, मतलब देवनामी पियादसी तो हर जगह है, लेकिन देवनामी पियादसी अशोक कहाँ पर हमें देखने को मिला। तो ध्यान रखना इनका जो नाम है जो अशोक, वो मस्की जो एडिक्ट है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर इनका नाम हमें अशोक देखने को मिलता है, ठीक है। देवनामी पियादसी अशोक। बबरू बैरात आपका पड़ता है राजस्थान में। अच्छा, मैं आपसे कुछ केव्स के बारे में पूछता हूँ, बराबर केव्स कहाँ पर हैं, नागार्जुनी केव्स कहाँ पर हैं, ये केव्स हैं, ठीक है, केव्स। अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर सबसे पहले किसने किया था, पता किसने लगाया था, तो दोनों ही केव्स आपके बिहार में हैं। और ये जो बराबर केव्स तो मेनली बुद्धिस्ट और जैन्स को वो डेडिकेटेड थी। नागार्जुनी जो केव्स हैं ये जो आजीविका सेक्ट था, आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन था, ये बनाया था। और किसने बनाया था इनको, दशरथ मौर्य ने, जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, अशोक के पोते थे। डिसाइफर करने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने, कब किया था, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था 1937 में, बाद में पब्लिश, मतलब एक काइंड ऑफ 1938 भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है, 1938 ही कर लिया तो, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। एंड क्या पूछा था, आजीविका सेक्ट, तो ये मक्खाली गौसल जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साथ ये घर से मतलब गृह त्याग किया था, लेकिन बाद में दोनों लोग अलग अलग निकल गए अपना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वॉज स्टार्टेड बाई पंडिता रामाबाई सरस्वती ने कौन सा शुरू किया था, तो आई थिंक पहले क्वेश्चन में किसी ने बोला भी था, है ना, कि ये विमेंस इंडिया एसोसिएशन सरोजिनी नायडू ने नहीं शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है ना, पंडिता रामाबाई सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा, पंडिता बिल्कुल सही है, लर्निंग सरोज नित्य संगीता, यस 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 यस, काली कौशल, यस यस यस। किसने कमेंट किया, एक सेकेंड, किसका कमेंट है, दुर्गेश मिश्रा, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। एंड दैट इज़ कि ये लोग फेटलिज्म में बिलीव करते थे, मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो, ठीक है, फेटलिज्म में ये लोग बिलीव करते थे। ये 28, तो पंडिता रामाबाई सरस्वती आर्य महिला समाज, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन हम देख चुके हैं, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर कब बनाया था, और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था 1839 में, बाद में मर्ज्ड विथ ब्रह्मो समाज के साथ इसको मर्ज कर दिया था, और पत्रिका भी निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तो 1882 में आर्य महिला समाज, पंडिता रामाबाई, ठीक है। देन जनरली व्हाट पोर्शन ऑफ द क्रॉप वाज कलेक्टेड एज टैक्स बाय द स्टेट ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने देखा था कई बार, 1/6, इसी को हम बोलते थे भाग,
है ना। तो ये टैक्स वगैरह करने का, कलेक्ट करने का काम किसका होता था? शुल्क अध्यक्ष का होता था। अच्छा, एक कमेंट में ये बताओ अध्यक्ष, ये बताओ कि सीता अध्यक्ष कौन होता था? सीता अध्यक्ष कौन होता था? और सीता और धम्म महामत्ता कौन होता था? धम्म महामत्ता। वैसे तो ऑफिसर्स और भी थे, ये मतलब ऑफिसर हुआ करते थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो सीता अध्यक्ष जो है एग्रीकल्चर को देखते थे, ठीक है। धम्म महामत्ता जो होते थे, इनका ये अशोक ने इस ऑफिस को बनाया था और इस ऑफिसर की पोस्ट को क्रिएट किया था। वो ये देखता था कि हर कोई धम्मा को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। सानिधाता और समाहर्ता कौन होते थे? हु आर दी सानिधाता और समहार्ता कौन होते थे? अक्षपटल कौन होता था? अक्षपटल। तो समहार्ता और सानिधाता। तो सानिधाता जो होता था, समहार्ता, सम लिख देता हूँ पूरा ढंग से, समहारता, ठीक है। तो ये कलेक्ट करता था, ये टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। और ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था, उस टैक्स को भी रख रखाव करता था कि भी जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सेफ रहे। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम समहारता का और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर सानिधाता होता था। तो विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर? बड़ा आसान है यार कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन आया? तो मौर्यन एम्पायर के बाद आते हैं शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग किल्ड हुम? ही किल्ड बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करते हैं। बृहद्रथ लास्ट मौर्यन रूलर होते हैं। एंड पुष्यमित्र शुंग के ही बेटे थे अग्निमित्र, जिन पे कि मालविका अग्निमित्र करके किताब लिखी थी, लव स्टोरी। किसने? कालिदास ने, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के एक नवरत्नों में से एक थे। और शुंग के लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति, जिनको मार के वासुदेव कन्वा ने अपना जो है कन्वा डायनेस्टी बनाया था। देन उसके बाद कौन आते हैं इनके बाद? वो हमने देखा था सातवाना आते हैं। द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876 वॉज स्टैब्लिश्ड बाई। 1876 में स्थापित भारतीय एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। बाद में यही अर्ली मेंबर्स भी थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और मॉडरेट दल में आते थे ये, नरम दल में आते थे ये। महात्मा गांधी नेहरू ने ऐसा कोई मिल के तो कोई ऐसा बनाया नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फार्म स्टैब्लिश किया, नेटल इंडियन कांग्रेस स्टैब्लिश किया इन्होंने, ठीक है, अगर हम उस तरह की बात करें, ठीक है। और जो होम रूल लीग बनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उसको स्वराज्य सभा उसका रीनेमिंग कर दिए थे। तो जो होम रूल लीग है HRL, ये 1916 में 1916 में बनती है। दो लोग बनाते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी बनाते हैं, एनी बेसेंट भी बनाती हैं। अंतर ये होता है कि दोनों को अलग अलग थी। तिलक जी का जो हेडक्वार्टर था वो पुणे में था, एनी बेसेंट का मद्रास में था। नहीं पता है तो इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको ये पता होगा। नहीं पता है तो इसको नोट करते जाओ, अपना भी हाथ चलाओ। ऐसा मत सोचो कि सर लिख क्या नहीं रहो, सिर्फ हमारे ही कलम चलने से कुछ नहीं हो जाएगा, आप ही कलम चलनी चाहिए। तो पेपर पेन आई होप लेके बैठे होंगे, ऐसे आराम से सुन नहीं रहे होंगे बस, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक पुणे, एंड आपके जो एनी बेसेंट थे उनका हेडक्वार्टर था उनकी वाली का मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक का आपका जो बेरार वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला, ठीक है, यहाँ पे सब था एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी तिलक जी के होम रूल लीग का पार्ट नहीं था, वो आपका पार्ट आता था एनी बेसेंट वाले में, जो मद्रास वाला रीजन है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास जो हैं, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के फादर के साथ मिलके, यानी कि मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके क्या बनाया था? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके बनाया था इन्होंने स्वराज पार्टी, जिसको कि खिलाफत या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी इन दी गया सेशन ऑफ दी कांग्रेस। और क्यों बनी थी? क्योंकि 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, मतलब ये एक्चुअल डिवीजन तो नहीं मानेंगे, बोलेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की तरह, क्योंकि साथ में ही मिलके फिर भी काम करते रहे ये लोग। एक को बोला गया प्रो चेंजर, जो ये बोल रहे थे कि अब हमें काउंसिल में इलेक्शन लड़ना चाहिए, काउंसिल के अंदर जाना चाहिए विद एन ऑब्जेक्टिव टू एंड और मेंड द काउंसिल। और एक वो थे कि नहीं, जो जैसा चला आ रहा था बॉयकॉट वगैरह, वैसे ही चलने दो। प्रो चेंजर्स नहीं, आपकी ये स्वराज पार्टी या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इसमें अजमल खान ये भी थे। नो चेंजर्स जो है ये कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस कर रहे थे, जैसे कि आश्रम बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, तो ये सब काम पे फोकस कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे, जैसे लाला लाजपत राय वगैरह ये सब, है ना, लाला हंसराज
ये सब लोग। तो ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड, तो भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे? पीलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, एपीपैलियोलिथिक या फिर नियोलिथिक? तो शुतुरमुर्ग सबसे पहले पीलियोलिथिक में, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, तुम लोगों ने वो वीडियो देखा यूट्यूब पे जिसमें एक शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, एक साइकिल वाले को, दो साइकिल वाले होते हैं, उनको कायदे से भगा लेता है वो, मतलब बहुत दूर तक भगाता है भाई, बहुत तेज़ी से। देखा तुम लोगों ने? उसमें आई थिंक कुछ ऐसे 28 मिलियन व्यूज़ हैं उसमें। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1861 established a legal framework for the governance of British India? 1861 में कौन सा अधिनियम आया था जिसने भारत के शासन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1868 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है एक 1858 में, जिसको कि हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, और इसके प्रोविजंस के बारे में आप बताएंगे। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ये एक्ट था। किस मायने में इंपॉर्टेंट था ये? इससे तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, डायरेक्ट क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इस समय क्वीन विक्टोरिया रूलर थी, ठीक है, तो उन्हीं का डायरेक्टली यहाँ पर शासन हो गया था, ठीक है। 1858 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? एक वॉइस रॉय अपॉइंट किया गया था, ठीक है। वॉइस रॉय, एक मतलब वही जो गवर्नर जनरल है उसी को वॉइस रॉय बना दिया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन अपॉइंट करी गई, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई, ठीक है। और एक पील कमीशन का गठन हुआ था, पील आयोग का, और उसके रिकमेंडेशन पे इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को कम कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको भी ख़त्म कर दिया गया था इस एक्ट से। ये एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसने क्या किया था, इसने ध्यान रखिएगा, इसने ये किया था सबसे पहले तो एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये काम किया था। इसने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, यानी विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में सेंट्रलाइजेशन तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गया था, जहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। देन 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच चुका था 1833 में, और उसका डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1861 में। 1861 ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आया था, और इसी ने ही गवर्नर जनरल को या फिर काइंड ऑफ वॉइस रॉय को रेजिडुअरी पावर्स दी थी। रेजिडुअरी पावर्स जो हैं किसको दी गई थी? ये वॉइस रॉय को दी गई थी। कमेंट करके बताएंगे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। रॉलेट एक्ट तो 1919 में आता है, जिसको कि हम एनार्कियल रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या था, 2 साल की जेल हो जाएगी आपको, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के, अगर आपने एंटी ब्रिटिश कुछ भी किया तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 1909 में जो आया था वो क्या था बताइए? 1919 में जो आया था एक्ट वो क्या था? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था, जिसने कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल को ख़त्म किया था 1772 में। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था आपका विलियम बेंटिक, है ना। तो 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था। क्या आया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। 1919 में जो आया था दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेलफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और यही वो एक्ट था जिसने क्या किया था, ये किस लिए जाना जाता है? तो यही वो एक्ट था जिसने कि प्रोविंसेस में डायरकी को लाया था, द्वैत शासन को लाया था, जिसको कि किसने ख़त्म किया था अभी पीछे बताया थोड़ी देर पहले। और इसने क्या किया था, ये जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन लाने के लिए। किसके लिए सबसे पहले लाया था? मुस्लिम्स के लिए लेके आया था ये। और ये मिंटो फादर ऑफ कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है, बिकॉज, ठीक है, फिर से डिस्टर्बेंस शुरू। आवाज़ कैसी है यार? ड्रिल वाली है, ड्रिलिंग हो रही थी बगल वाली वॉल पे।
बंद करवाना पड़ेगा। चलो भाई, तो हु लेड दी अलीगढ़ मूवमेंट टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। तो किसने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत करी थी? सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत करी थी। कब इन्होंने शुरुआत करी थी? 1875 में, 1875। तो अभी देवबंद मूवमेंट देखा था, गंगोही और नानो टोवी ने जो स्टार्ट किया था, वो आपका रिवाइवलिस्ट था, ये आपका रिफॉर्मिस्ट था, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान जो हैं, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी थी, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, AMU बनता है 1921 में, 1921 में। मौलाना अली और शौकत अली, ये दो भाई थे। इन्होंने क्या मतलब किया था, जल्दी से बताइए। मौलाना अली एंड शौकत अली ने, इन दोनों भाइयों ने क्या किया था? मौलाना अली और शौकत अली ने। यहाँ पे बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्होंने अल हिलाल करके एक न्यूज़पेपर निकाला था, अल हिलाल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। और जिन्ना के बारे में तो कहना ही क्या, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की घोषणा करी थी। कब करी थी ज़रा बताओ? ठीक है, तो मौलाना अली और शौकत अली इन्होंने क्या शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जब इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म बाय दीज टू ब्रदर्स। कब बनाई गई थी? 1919 में। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी इसके थ्रू। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन का लेना देना कोई भारत से नहीं था, इसका लेना देना टर्की से था। 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध चला था, उसके बाद टर्की वाला हार गया था, टर्की वाला साइड, और ब्रिटेन वाला साइड जीत गया था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था? टर्की से जो ऑटोमन एम्पायर है उसको हटा दिया था। तो ये सारे मुस्लिम्स जो हैं हर जगह को छिड़ गए थे, एक तरह से उनको खफा हो गए थे। तो इस वजह से इंडिया में जो रिस्पॉन्स था उसका, दैट वॉज खिलाफत आंदोलन। 1919 में बनती है, ये ऑर्गेनाइज होती है नवंबर 1919 में, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया उन्होंने 1920 में, 1920 में, उसको मर्ज कर दिया था ऑल इंडिया ये खिलाफत आंदोलन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़, चलो, तो इन विच ईयर डिड भीमराव जी अंबेडकर लेड दी महासत्याग्रह? 18, 23, 1925 या फिर 1927? तो 1923 में तो हमने देखा था स्वराज पार्टी बनी थी। 1918 में क्या इवेंट हुआ था हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है? 1925 में क्या हुआ था? हाँ, 1927 में क्या हुआ था? तो 1925 में, 1925 में क्या हुआ था? काकोरी इंसिडेंट हुआ था, है ना। 1927 इसका आंसर होगा, जब महासत्याग्रह। महाद क्या है? जगह है महाराष्ट्र में, जहाँ पर साइट चूज़ किया था अंबेडकर जी ने कि भाई वहाँ से हम पानी कलेक्ट करेंगे, जहाँ पर प्रोहिबिटेड था दलित्स को पानी वहाँ से लेना, वहाँ पर अंबेडकर जी ने ये सत्याग्रह शुरू किया था। अंबेडकर जी ने ही महाराष्ट्र के कौन से टेम्पल से टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि नासिक में पड़ता है? टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब शुरू किया था? 1930 में, 1930 में। कहाँ से? कालाराम टेम्पल से। कालाराम, जहाँ पर भगवान राम जी की काली मूर्ति स्थापित है, कालाराम टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? नासिक। तो वहाँ से ही शुरू किया था। अच्छा, ऐसे ही बताइए, SNDP मूवमेंट किसने चलाया था? SNDP मूवमेंट। और साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने चलाया था? तो SNDP मूवमेंट ध्यान रखेंगे, श्री नारायण गुरु। श्री, इसको बोलते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु ने इसको शुरू किया था। और के केलप्पन का नाम याद कर रखेंगे, KP केशव का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था। और साउथ इंडिया में EV रामास्वामी नायकर जी का भी नाम याद रखिएगा, जिनको कि पेरियार के नाम से जाना जाता है। EV रामास्वामी नायकर, जिनको कि पेरियार से के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1924 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924, 1924 में, ठीक। और 1918 में क्या हुआ है? तो 1900 अगर आपको याद हो, 15 में गांधी जी वापस लौटे थे, 16 में एक साल ब्रेक लिया, 17 में उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह ये किया था इन्होंने।
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर द प्रेयर्स रिटन इन द ऋग्वेद नोन। तो ऋग्वेद में जो प्रेयर्स हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, काव्य, श्लोक, शुक्त या फिर ऋचा। तो उनको हम शुक्ता के नाम से जानते हैं। Who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people became free of human suffering। किसने कहा था कि भारत तभी सही मायने में स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। बोस जी, नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, फिर महात्मा गांधी। तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई पुअरेस्ट ऑफ पीपल जब मतलब सही मायने में तभी स्वतंत्र होगा जब मानवीय पीड़ा से पुअरेस्ट ऑफ पीपल मुक्त हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यबोधिनी सभा, ये हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर आंसर होंगे, ठीक है। केशव चंद्र सेन जी की अगर बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको ज्वाइन करवाया था ब्रह्मो समाज, लेकिन बाद में इन्हीं के साथ इनकी लड़ाई हो गई एक तरह से, और देवेंद्रनाथ टैगोर लेके चले गए अपना आदि ब्रह्मो समाज, और केशव चंद्र सेन लेके चले गए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये डिवीज़न कब हुआ था, ये डिवीज़न हुआ था 1867 में, 1867 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ अ संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा, वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, और इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो पास होता है 1856 में, 1856 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइए कि इन्होंने किस मूवमेंट की शुरुआत करी थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, एंड इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत करी थी। कब शुरुआत करी थी इन्होंने, कहाँ पर रामकृष्ण मूवमेंट शुरू किया था, तो 1 मई 1897 को शुरू किया था। बेलूर मठ जो आपका इसका हेडक्वार्टर था, जो कि कैलकाटा में पड़ता है बेलूर मठ। एंड स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म होता है वो 12 जनवरी को होता है 1863 में, और 12 जनवरी को ये मनाते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ होती है। 1893 में ये शिकागो में अपनी स्पीच देते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है इनकी स्पीच, और इनके नाम का एक जो रॉक मेमोरियल है वो बना हुआ है कहाँ पर, तमिलनाडु में बना हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु में। और इनकी किताबों के नाम है राजयोग, कर्मयोग, ये इनकी बुक्स के नेम्स हैं। हु वॉज द ब्रिटिश PM व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनल्ड था, एडन था, इटली था या चर्चिल था। तो मैकडोनल्ड तो 1932 के टाइम पे था, अगर आपको याद हो। मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस हुए थे। मैकडोनल्ड अवार्ड किससे एसोसिएटेड है, तो मैकडोनल्ड अवार्ड एसोसिएटेड थे आपके सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन दलितों के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ये आपके मैकडोनल्ड अवार्ड थे, जो कि 1932 में अनाउंस हुए थे, 1932 में। एंड जब ये अनाउंस हुए थे तो उस टाइम पे अंबेडकर जी के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स थे, लेकिन फिर बाद में गांधी जी इसके प्रोटेस्ट में चले जाते हैं यरवदा जेल पूना में। एंड 1932 में दिन पूना पैक्ट साइन होता है इसको वापस लेने के लिए। पूना पैक्ट साइन होता है किसके बीच में, गांधी जी और कौन थे जरा बताइए, दूसरे कौन थे, क्लीमेंट एटली सही आंसर होगा। क्लीमेंट एटली जो है 1927 में जो साइमन कमीशन बना था, और 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उसका ये पार्ट थे। इसमें कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, 7 लोग थे, सारे अंग्रेज थे, ऑल वाइट्स। दैट वाज द रीज़न कि वाई ऑल मीन्स देयर वाज अ यूनानिमस काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि यूनानिमस प्रोटेस्ट हो रहे थे, मतलब कि हिंदू महासभा ही थी जो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह कर रही थी, मतलब अपोज में नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट यूनानिमस यहाँ पर सबका विपक्ष देखने को मिला साइमन कमीशन के अगेंस्ट, बिकॉज पूरा जितने लोग थे 7 मेंबर्स सारे अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन के लिए इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। जिस टाइम पे लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे उसी में उनको लाठी चार्ज किया था जेम्स स्कॉट ने, लेकिन गलती से भगत सिंह जी लोगों ने सॉन्डर्स को मार डाला था, ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। विंस्टन चर्चिल, जब ये ऑगस्ट ऑफर वगैरह अनाउंस हो रहे थे ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ये ऑगस्ट ऑफर आ रहा था, क्रिप्स इंडिया मिशन आ रहा था, उस टाइम पे यही था चर्चिल। क्लियर यहाँ तक। तो क्लीमेंट एटली वॉज द पार्ट ऑफ साइमन कमीशन, ध्यान रखना, पार्ट ऑफ साइमन कमीशन। आगे बढ़ते हैं।
विच टाइटल वॉज गिवन टू बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर को कौन सा टाइटल दिया गया है, ये अगेन थोड़ा स्टैटिक से क्वेश्चन है आपका। क्वीन ऑफ गज़ल्स, क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ख्याल या फिर क्वीन ऑफ कवाली। तो क्वीन ऑफ गज़ल के नाम से जानते हैं, ठुमरी तो हैं आपकी गिरिजा देवी, ठीक है, गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ कवाली किसको बोलते हैं? शिवम, शाश्वत, अवली, देव, विकास, सही है सभी का। संगम बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे बेटा, सेम टू यू। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन विच कंट्री। आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो देखिए, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है बनी तो जापान में थी और इसको बनाया था मोहन सिंह ने, ठीक है, मोहन सिंह ने इसको बनाया था। बाद में रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइज़ किया, देन फर्दर इसको रीऑर्गेनाइज़ करने का काम किया गया था बोस जी, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। देन इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक रेजिमेंट भी, विमेन रेजिमेंट रेज करी, ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई जी के नाम पे एक रेजिमेंट है, विमेन रेजिमेंट भी इन्होंने रेज करी थी इसमें, ठीक है। बोस जी के बारे में क्या क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? इनके एक तो नारे, जय हिंद एक नारा दिया था, दिल्ली चलो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि गिव माई ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो एक बनाया, प्लस साथ ही साथ इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया 1938 में, और नेहरू जी को पहला चेयरमैन बनाया उसका, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने पार्टी की स्थापना करी। आपको पता है 1938 जो त्रिपुरी गुजरात में सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था कांग्रेस का। 1939 में फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव पट्टाभी सीतारामैया को हरा के, ठीक है। तो हरिपुरा जो गुजरात में सेशन हुआ था वहाँ पर, देन 1939 में त्रिपुरी जो कि आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हरा के, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज सब लोग उनका विरोध कर रहे थे विद इन दी कांग्रेस। तो उन्होंने फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 1897 जिस साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी विवेकानंद जी ने, उसी साल इनका जन्म हुआ था। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ किंग बिम्बिसार टू दी थ्रोन ऑफ मगध। तो बिम्बिसार का सक्सेसर कौन था? निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन पर राजा बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था? उडाइन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अजातशत्रु। तो बिम्बिसार की अगर बात करेंगे तो एक्चुअल में जो मगध है, मगध क्या है? मगध एक महाजनपद है, ठीक है, मगध इज़ अ महाजनपद। तो इस मगध महाजनपद में जो डायनेस्टीज़ आती हैं, सबसे पहले तो आपकी हरेनका डायनेस्टी आती है। तो उस हरेनका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे तो उनका नाम था बिम्बिसार, ठीक है। तो बिम्बिसार के बाद जो आते हैं उनका नाम था अजातशत्रु, उनके बेटे थे। और अजातशत्रु के बाद आते हैं उडाइन। उडाइन ने क्या किया था? उडाइन ने कैपिटल शिफ्ट किया था। कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ से कहाँ? राजगिरी से, ठीक है, फिर राजगीर भी उसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अभिनव भारत मंदिर, जिसको हम अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए किसने फॉर्म किया था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि सबसे पहले तो वी.डी. सावरकर और उनके भाई जी.डी. सावरकर ने मित्र मेला बनाया था 1899 में। देन बाद में इसी मित्र मेला का नाम चेंज करके 1904 में 1904 में यह कर दिया गया था अभिनव भारत सोसाइटी या फिर अभिनव भारत मंदिर, ठीक। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। और उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी वो हम देख चुके हैं। दादा भाई नौरोजी जी की रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं कि 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, प्लस इन्होंने एसएस बंगाली और नौरोजी फिरदौंजी के साथ मिलकर रहनुमाई मजदान सभा का गठन किया। रस्त गुफ्तार वीकली निकाला पारसी कम्युनिटी के लिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहली बार नेशनल इनकम की बात करी। सबसे पहली बार इन्होंने पॉवर्टी लाइन, भले वो अनऑफिशियल थी, वो दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग याद रखते हैं। और प्लस कांग्रेस के इन्होंने 3 सेशंस को प्रिसाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज द आयरन एज इन इंडिया इनकम्पास। तो आयरन एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है यार, अभी हम देख चुके हैं पहले ही कि 1500 BC से लेके 500 BC तक
सॉरी वही 200 BC तक है, तो 200 BC तक रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है विच टाइटल डिड दी मॉकरीज अडॉप्ट टू इमिटेट द अर्लियर गुप्ताज। मॉकरियों ने पूर्ववर्ती गुप्ताओं की नकल करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? राजाधिराज, सामंता, महाराजा या फिर महाराजा धीराज। तो टाइटल जिन्होंने अडॉप्ट किया था दैट वाज महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये पर्टिकुलर टाइटल ध्यान रखना ईशान वर्मन ने लिया था। सूर्य वर्मन वो थे जिन्होंने ये बोला था कि हमने गुप्ताज को हराया था। ग्रह वर्मन वो थे जिनकी शादी राजश्री से हुई थी, हर्षवर्धन की बहन थी वो। और ईशान वर्मन जो थे इन्होंने टाइटल ऑक्यूपाई किया, मतलब ये अडॉप्ट किया था। और कौन से गुप्ता किंग थे जिन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा धीराज का। तो गुप्ता किंग थे आपके चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। सेकेंड वाले ने क्या टाइटल अडॉप्ट किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन एंशिएंट टाइम्स who among the following categorically mentioned that there are 360 bones in human body? किसने मेंशन किया था? चरक ने, शूद्रक ने, पतंजलि ने या फिर चाणक्य ने? तो चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी जो कि एक पॉलिटिकल बुक थी, तो इसमें तो ये इसके बारे में मेंशन होगा नहीं कि हड्डी वड्डी कितनी है। पतंजलि ने जो है योग फिलॉसफी दी थी, है ना। शूद्रक इन्होंने एक किताब लिखी थी, जरा बताएंगे, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट। अब नाम बताइए उसका क्या है? द लिटिल क्ले आर्ट, एम से नाम शुरू होता है। चरक संहिता, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। सुश्रुत को, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है, सुश्रुत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो एक यूनिवर्सिटी है सर्जरी, वहाँ पर सुश्रुत जी की मूर्ति भी लगी हुई है बाहर। ठीक है, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी। एक सेकंड को, किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो द लिटिल क्ले आर्ट क्या आपकी मृच्छ कटिका है, मृच्छ कटिका। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। अगला क्वेश्चन करेंगे। What is the Vedic name of the river Satluj which is a part of the Sapt Sindhu rivers mentioned in the Rigved? तो अस्किनी किसका नाम है? अस्किनी नाम है आपका चेनाब का, कल भी हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी वाले में। शतुद्री आपका सतलज का, वितास्ता है झेलम का, ठीक है, और पुरुषनी है रावी का। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? रिपन था, करजन था, कैनिंग था या फिर डलहौजी था? हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बताइए जल्दी से। तो सही आंसर क्या होगा 1857 के टाइम पे? तो रिपन के टाइम पे हमें क्या क्या हुआ था?
तो रिपन तो काफ़ी अच्छा चीज़ें इसने किया था रिपन ने। तो जो पहली सेंसस है, फर्स्ट कंप्लीट या फिर जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट सिंक्रनाइज्ड जो सेंसस है, ठीक है, वो हुई थी पहली कंप्लीट सेंसस। प्लस और क्या हुआ था इनके टाइम पे, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, इन दोनों को रिपील किया गया था 1882 में, 1882 में। और क्या किया गया था, हंटर एजुकेशन कमीशन इनके टाइम पे आया था, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में। और आपका पहला फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री की कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, 1881 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस इनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। करजन की अगर बात करेंगे तो करजन के टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। प्लस कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट भी पास हुआ था। तो बस वो मत याद करो, इतना ही याद करो। कैनिंग के टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट पैसेंजर जो ट्रेन है वो चली थी सबसे पहले 1853 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में। और क्या हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में, 1856 में। और क्या हुआ था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ था। और क्या हुआ था, टेलीग्राफ लाइन डली थी पहली इसी के टाइम पे ही। इसी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो हड़प नीति जिसको बोलते हैं वो पॉलिसी लेके आया था, जिसके तहत ज़रा बताइए किस ऑर्डर में रीजन्स को ऑक्यूपाई किया गया था। इसके डलहौजी के टाइम पे ही जो आपका ये क्या बोलते हैं, क्या है वो जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। तो ये सारी चीज़ें हुई थी डलहौजी के टाइम पर। डलहौजी ने वो चेरी वाला चीज़ बोला था किसके लिए, अवध के लिए, कि चेरी ऑन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स है, किसके लिए बोला था, अवध के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या क्या ऑक्यूपाई किया था, तो सतारा, संबलपुर, जैतपुर, ठीक है, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब ऑक्यूपाई किए थे। तो सतारा 1848 1848, संबलपुर आपका और जैतपुर 1849 1849, उदयपुर 1852 1852, झांसी 1853। तो ये सब इस टाइम पे ऑक्यूपाई किए गए थे। और 1857 के रिवोल्ट के रिगार्डिंग आप चीज़ें याद कर रिकॉल कर सकते हैं कि भाई लखनऊ से किसने लीड किया, कानपुर से किसने लीड किया, झांसी से किसने लीड किया, दिल्ली से किसने लीड किया। एंड अगर बात करें जो 1857 का रिवोल्ट है ये कब शुरू होता है, तो आपको पता है 8 अप्रैल को फांसी होती है किसको, 8 अप्रैल 1857 को फांसी होती है मंगल पांडे जी को, ठीक है। मंगल पांडे जी को जब फांसी होती है तो उसके बाद ये शुरू होता है पूरा मूवमेंट। इमीडिएट कॉज क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यानी यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। इसके बाद दिल्ली चलो करके शुरू होता है 10 मई को ऑफिशियली, ठीक है, 10 मई को ये फाइनली 1857 को ऑफिशियली शुरू होता है। और यहाँ से लखनऊ से बेगम हज़रत महल जो नवाब अवध के लास्ट नवाब थे, वाजिद अली शाह उनकी वाइफ थी, उन्होंने, कानपुर से नाना साहब ने, देन बाद में तात्या टोपे ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और दिल्ली से जनरल भक्त खान ने। और उस समय मुग़ल शासक कौन हुआ करता था, मुग़ल शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफ़र दी सेकेंड, ठीक है। तो ये उस समय मुग़ल शासक हुआ करता था। विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वर प्राइमरली यूज इन अशोकाज एडिक्ट्स, तो अशोक के जो एडिक्ट हैं उनमें से प्राइमरली कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, ये सबका सही है। पटेल, विवेक, किंगसुर, नरेश, अंबिकेश, समय, वैभव। चलो, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट यूज़ हुई हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ हुई है देर दैट इज़ योर प्राकृत, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा कौन यूज़ हुई है। यूज़ तो आपकी ग्रीक एंड अरेमिक भी हुई है, ठीक है, ग्रीक एंड अरेमिक भी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ हुई है। इन विच ईयर, 50वां क्वेश्चन है, सिर्फ 60 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर तो सब आसान आसान है, मतलब आपको पता होगा आई थिंक कि भाई सबसे टफ से इजी के ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं।
ऑन दी बेसिस कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन गलत किए गए हैं वो शुरू में हैं, देन धीरे धीरे आसान की ओर। तो 60 तक करेंगे, उसके बाद तो आई थिंक आप खुद से अटैम्प्ट कर ही लेंगे। ये पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और बाकी जो पूरी पीडीएफ की ई बुक टाइप है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है और टेलीग्राम पे परमार एसएससी पे भी अपलोडेड है। एंड आई होप सभी लोग क्विज़ लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं जो क्विज़ वगैरह आपकी चलती है क्विज़ ग्रुप में। इन विच ईयर वॉज द बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 रिवर्स्ड? तो कब रिवर्स किया गया था, यानी कि कब पार्टीशन को एन्यूल किया गया था। एन्यूल का मतलब है कि रद्द कब किया गया था। तो रद्द करने का काम 1911 में किया गया था। किसके टाइम पे? हार्डिंग के टाइम पे। क्या हुआ था? जल्दी करिए सर, नहाने जाना है। आरिफ, नहाते भी हो क्या तुम है? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हार्डिंगे के टाइम पे हुआ था दिल्ली दरबार। ठीक है, 3 दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुए थे। एक तो 1870 में लिटन के टाइम पे हुआ था, एक 1903 के टाइम पे हुआ था, और एक 1911 के टाइम पे हुआ था, जो हार्डिंग ने ऑर्गेनाइज करवाया था 1911 में। इसी हार्डिंग को रास बिहारी बोस जी मारने का प्लान बनाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। यहीं पे अनाउंस किया गया था कि भाई आपसे कैपिटल जो है इंडिया की वो कैलकाटा ना होके क्या होगी, अब से इंडिया की जो कैपिटल होगी वो दिल्ली होगी। तो दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था फ्रॉम कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा से दिल्ली। कब ये ऑफिशियली हुआ, कब था? 1912 में, 1912 में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा? अगेन रिपीटेड है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। हमने देखा ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया था? 1924। डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। आत्माराम पंडुरंग ने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था प्रार्थना समाज। कब बनाया था जरा बताएंगे कमेंट में। और दादोबा पंडुरंग ने क्या बनाया था? दादोबा पंडुरंग ने क्या बनाया था, जल्दी से बताएंगे तो बताओ जल्दी से। तो प्रार्थना समाज कब बनाया था? 1867 में, 1867 में बनाया था। ठीक है, बाद में इसको एमजी राणा डे ने 1870 में ज्वाइन भी किया था। ठीक है, एमजी राणा डे ने ज्वाइन किया था 1870 में, 1870 में। दादोबा पंडुरंग की अगर बात करेंगे तो परमहंस मंडली बनाई थी। परमहंस मंडली कब बनाई थी ये? 1840 में, 1840 में परमहंस मंडली बनाई गई थी दादोबा पंडुरंग के द्वारा। ठीक है, एमजी राणा डे के साथ साथ जो हमने केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, वो प्रार्थना समाज के ही पार्ट थे। कहाँ पर दोनों बने थे? चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे आपका ये हो यानी कि दादोबा पंडुरंग का परमहंस मंडली, दोनों ही महाराष्ट्र में बने थे। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 वॉज मेड बाई विच ब्रिटिश गवर्नमेंट? 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है किस ब्रिटिश सरकार अधिकारी द्वारा रखा गया था? विंस्टन चर्चिल, नेवेली चैम्बरलेन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर क्लीमेंट एटली? इसके बारे में पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन का पार्ट था। ब्रिटिश जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था लिनलिथगो। ये उस समय इंडिया का वॉइस रॉय था जब ये अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर के अपोज में हमने क्या किया था? इसके अपोज में ये प्राइम मिनिस्टर था उस समय। ठीक है, तो ये ऑफिशियल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिनलिथगो वॉइस रॉय था उस समय। तो इसके अपोज में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? हु वॉज दी फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही? सेकंड कौन थे? और थर्ड भी अगर कोई बता सके तो मज़ा आ जाए, कौन जिसने किया था? तो पहले तो थे विनोबा भावे। तीसरा पता है किस? तीसरे कौन थे? ये मैंने बैच में पढ़ाया था इस बार। सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। और ठीक है, अगस्त ऑफर के फेलियर में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, और क्रिप्स मिशन के फेलियर पे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के फेलियर में। ड्यूरिंग द 1930s लॉर्ड जेटलैंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। जेटलैंड की बात हो रही है। अब क्योंकि 1930 दिया है तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो 1928 में भारत मतलब आया था, ये 1942 की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन प्लान तो भारत में 1946 में आया था, बना तो 1945 में था। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना था और आराम से आपका आंसर आ जाता, दैट इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि मतलब
ठीक है, अगर उल्टा पूछ लेता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कौन एसोसिएटेड है, तो आप फिर आप आंसर ना कर पाते शायद, ठीक है, जेटलैंड के बारे में। तो ये चीज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, साइमन कमीशन डिस्कस कर चुके हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी थोड़ा बहुत, और कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें 3 मेंबर्स थे, आपको पता है, एक तो एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो भारत की जो संविधान सभा है, वो इसी प्लान के तहत ही बनती है। कैबिनेट मिशन प्लान में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या पाकिस्तान, क्योंकि इसको अर्लियर मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या पाकिस्तान के बारे में इसमें था? पाकिस्तान के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं था, बट फिर भी मुस्लिम लीग ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज इसमें ग्रुपिंग का प्रोविंस था, कि भाई इस तरह से ग्रुपिंग्स बनाई जा सकती हैं। तो ग्रुपिंग का प्रोविंस था, मतलब प्रोविज़न था, तो उसकी वजह से पहले मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो ग्रुपिंग मैंडेटरी नहीं है, तो फिर जो है डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की बात कही थी किसने, क्या बोलते हैं, जिन्ना ने। और मैंने आपसे पीछे पूछा भी था कि जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो किस दिन, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन वो किया था जिन्ना ने कि भाई ऑब्जर्व करेंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे आपका जो 16 अगस्त था 1946, 16 अगस्त 1946, उस दिन ऑब्जर्व किया गया था, जहाँ पर बहुत सारी किलिंग्स हुई थी। और गांधी जी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो गांधी जी बंगाल में थे, नोआखली जगह में, ठीक है। हु फाउंडेड द कन्वर डायनेस्टी, आसान है, कर चुके हैं हम लोग, मियांडर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉट मेंशन इन ऋग्वेद में किसके बारे में मेंशन नहीं है? कृष्णा के बारे में, यमुना 3 बार, सरस्वती मल्टीपल टाइम्स, लगभग 50 बार, सिंधु सबसे ज़्यादा मेंशन है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, देख चुके हैं। विच ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन 1919, ये भी कर चुके हैं। अगर देखें तो हिंदू महासभा बनी थी 1915 में, 1915 में। किसने बनाया था इसको? मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था हिंदू महासभा को। खिलाफत कमेटी बनी थी आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है 1885। कौन इसका फाउंडर था? इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर इसके थे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट जिनको हम ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। पहला सेशन किसने प्रिसाइड किया था? पहला सेशन हुआ कहाँ पे था? ये कमेंट में बता देंगे। सबका सही है, शालिनी, रितेश, यथा, ओके, राहुल खिलाफत सही है। तो पहला वाला आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था 1885 को। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 1885 में हुआ था, 1885 में, क्लियर है। एंड वो क्या बोलते हैं, किसने प्रिसाइड किया था? तो प्रिसाइड किया था इसको वोमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा वाला दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, ठीक है। एंड देन तीसरा वाला हुआ था मद्रास में, उसको प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, लिख देता हूँ। सेकेंड वाला कैलकाटा में हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था? नौरोजी जी ने। थर्ड वाला हुआ था मद्रास में, किसने प्रिसाइड किया था? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये याद रहेगा ना, पहले मुस्लिम थे। फोर्थ वाला हुआ था जो आज प्रयागराज है, तब इलाहाबाद होता था, तो इलाहाबाद में हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था जॉर्ज ह्यूल ने, और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने कौन से कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था? पहला विमेन कौन था जिसने कि कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया? फर्स्ट इंडियन विमेन कौन थी जिन्होंने कि कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था? तो गांधी जी ने जो प्रिसाइड किया था दैट वाज 1925, 1925 नहीं, 1924 का जो बेलगांव में सेशन हुआ था, बेलगाम में, ठीक है। जब ये जेल से छूटे थे तो उसके बाद इन्होंने, जो कर्नाटक में बेलगाम पड़ता है, उस सेशन को प्रिसाइड किया था। एंड इट वाज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी, सिर्फ एकमात्र यही था। 1925 वाला जो है ये प्रिसाइड किया था, अगला वाला कानपुर में हुआ था, और सरोजनी नायडू ने इसको प्रिसाइड किया था। किसने? सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू ने इसको प्रिसाइड किया था। और 1917 में हुआ था, जिसको कि एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था, एनी बेसेंट। तो फर्स्ट कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी विमेन, वो एनी बेसेंट थी, इंडियन विमेन। सरोजिनी नायडू थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, बिकॉज आपको पता है उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। और पहली जो महिला चीफ मिनिस्टर इंडिया की, वो सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अच्छा, सबसे पहले कांग्रेस के किस सेशन में आपका जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था?
Which ruler of Haranka dynasty annexed several important and powerful kingdoms in its vicinity such as कौशल, काशी एंड वज्जी? इन सब को किसने मतलब किस रूलर ने एनेक्स किया था? नागदर्शक, शिशुनागा, उदयभद्र या फिर अजातशत्रु? तो हरनका डायनेस्टी में सबसे पहले आया था बिंबिसार, देन उसके बाद आया था अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। तो अजातशत्रु ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 58 विच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज प्राइमरली द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस? तो कौन सा है दूर भगाने के लिए जादुई मंत्र और टोटकों का? तो सामवेद तो यार म्यूजिक का बुक है, अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक, सबसे सॉरी ओल्डेस्ट वेद है आपका, ये सबसे बड़ा वेद भी है। यजुर्वेद में क्या आपके प्रेयर्स एंड रिचुअल्स वगैरह मेंशन्ड है इसमें। ठीक है, 59 हु वाज द मोस्ट फेमस शाका रूलर नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शन एट गिरनार? सबसे फेमस शाका रूलर कौन है जो गिरनार में है? गिरनार कहाँ जगह पड़ती है? गुजरात में। और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि मेंशन करता है किसके बारे में? रुद्रदमन के बारे में। रुद्रदमन दी फर्स्ट जो शाका रूलर थे, इन्होंने इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में ये बताया है कि ये रिपेयर्ड दी सुदर्शन लेक। इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया है। और इसी इंस्क्रिप्शन में हमें अशोक के बारे में भी पता लगता है, साथ ही साथ हमें एक और रूलर हैं जिनका नाम है गुप्ता डायनेस्टी के रूलर स्कंदगुप्त, उनके बारे में भी पता लगता है। इस सुदर्शन लेक को बनवाने का काम किसने किया था? हु बिल्ट इट? तो रुद्रदमन है। डू नॉट कन्फ्यूज हिम विद रुद्रसेन दी सेकेंड। रुद्रसेन कौन थे? हु वॉज रुद्रसेन दी सेकेंड, ये बताइएगा जरा। तो सुदर्शन लेक को बिल्ड करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बिल्ड करवाया था, जो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे काइंड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक मिलिट्री कमांडर टाइप थे, इन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। ठीक है, रुद्रसेन दी सेकेंड जो प्रभावती गुप्ता हैं, चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी हुई थी। ठीक है, उनकी शादी हुई थी रुद्रसेन दी सेकंड से। ये वकाटक, ठीक है, जो डायनेस्टी थे एक रूलर थे, वकाटक के रूलर थे। और इनके साथ ही मिलकर, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो प्रभावती गुप्ता ही मतलब एक तरह से क्वीन बन गई थी। तो गुप्ता डायनेस्टी का पूरा यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट यहाँ पे थे वकाटक, तो एक तरह से इनडायरेक्ट यहाँ पर इनका अलायंस बन गया। ठीक है, पूरी तरह से चंद्रगुप्त सेकंड ही चलाने लगे और यहाँ पर शक हुआ करते थे, तो इनको डिफीट करने का काम किया गया था। क्लियर है? तो रुद्रदमन आपका जूनागढ़ और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि गिरनार गुजरात में है। एंड द 60th क्वेश्चन इज दिस, शुक्ता वॉज नोन एज हाइम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक बुक्स? लास्ट क्वेश्चन हमारा, सुक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक पुस्तक के भजन के रूप में जाना जाता था? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो किसको जाना जाता था? तो ये जाना जाता था, सुक्ता वॉज नोन एज हाइम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक बुक्स? ऋग्वेद। कितने हाइम्स थे टोटल इसमें? तो 1028 हाइम्स थे। और वर्सेस कितनी थी? वर्सेस कितनी थी इसमें अगर मैं पूछूंगा तो जल्दी से बताओ भैया, वर्सेस कितनी थी? तो हाइम्स इतनी थी। बाकी वेदों के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और हाँ, कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोलते हैं पता है आपको? कलेक्शन ऑफ हाइम्स को हम बोलते हैं संहिता। संहिता 10,600 वर्सेस, 10,600 वर्सेस। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ, और मंडल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कितने थे। मंडल थे आपके 10। और किस मंडल में, किस मंडल में आप बताओ कि मेंशन्ड है? वो तो हमने देख ही लिया। किस मंडल में आपका मेंशन्ड है? गायत्री मंत्र, लॉर्ड सोम के बारे में किसमें मेंशन्ड है? एंड जो पुरुषा सुक्ता की हाइम है, पुरुषा सुक्ता, उसकी हाइम किस में दी हुई है? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गायत्री मंत्र है 3rd मंडल में, और इसको किसने कंपोज किया? किस सेज ने? सेज विश्वामित्र ने। भगवान सोम के बारे में 9th मंडल में, और सोमरस एक आपकी एनर्जी ड्रिंक होती है। पुरुषा सुक्ता के बारे में 10th मंडल मेंशन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये एक मतलब काइंड ऑफ ब्राह्मण, जो भी आप मान लो कि एक ब्रह्मा है और उन्हीं से ही निकले हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र। उनके माउथ से निकले हैं ब्राह्मण। ठीक है, उनके जो आर्म्स हैं उनसे निकले हैं क्षत्रिय।
ठीक है। उनकी जो फीट हैं या उनसे थाइज हैं उनसे निकले हैं वैश्य और उनके फीट से निकले शूद्र। तो इस तरह का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो प्रार्थना समाज कर चुके हैं, पूना पैक्ट भी कर चुके हैं। इंडियन सेंसस की शुरुआत कब हुई है तो सेंसस वाले में भी देख लेंगे। टोटल महाजनपद कितने थे, कितने महाजनपद थे, जल्दी से बताओ भैया, कितने महाजनपद थे? 11 थे, 21 थे, 16 थे या फिर 8 थे? तो सबको पता है कि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद का आपको कैपिटल, ठीक है। तो जो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि ये 16 महाजनपद करके मेंशन्ड है? ध्यान रखना कि जो दीघ निकाय करके टेक्स्ट है तो उसमें मेंशन्ड है 16 महाजनपद करके, जो कि 16 महाजनपद का रेफरेंस दिया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। एंड भगवती सूत्र करके है, उसमें भी महाजनपद के बारे में मेंशन है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपका था महाजनपद अंगा था। इसकी कैपिटल बताइए। मगध का तो यार हम देख ही चुके हैं। वत्स का कैपिटल बता दो, ठीक है। कौशल की कैपिटल बता दो और पांचाल्य की कैपिटल बता दो, कुरु की बता दो, मत्स्य की बता दो, छेदी की बता दो और अस्मक की बता दो, गांधार की बता दो, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं, हम बताएंगे ही, बस ध्यान रखना, ठीक है। हाँ दर्द कर रहा है हमारा कैसे। अवंती की बता दो और छेदी हुआ है नहीं हुआ, छेदी की बता दो। तो अंगा की क्या थी? अंगा की चंपा थी। वत्स की हाँ ठीक है। तो वत्स की थी कौसाम्बी, है ना। हे वत्स मौसम्बी का जूस पिला दो, ऐसे करके याद किया था हम लोगों ने, याद है। कौशल की श्रावस्ती, कौशलपुर राजा भगवान राम। पंचाल की ऐचित्य और काम्पिल्य। कुरु की इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। छेदी बंदा तो अच्छा है। अश्मक प्रतिष्ठान पठान। गांधार तक्षशिला। अवंती उज्जैन और वज्जी की वैशाली थी। छेदी की क्या थी? छेदी बांदा, छेदी बंदा, अच्छा छेदी ऊपर हो तो गया है, ठीक है। और वज्जी की वैशाली थी, ठीक है। और मल्ल की कुशीनारा थी, ठीक है। मल्ला एक छूट रहा है हमारा, कुशीनारा। मगध तो मैंने बता ही दिया। तो 3 3 6 3 9 2 11 और भी कुछ छूट रहे हैं, जैसे वज्जी हो गया, उससे वैशाली हो जाएगी उसकी, है ना। काशी की काशी होती तो मैंने लिखवाया नहीं है, चलो। बाकी यार खुद कर लोगे, तुम लोग बहुत तेजू टाइप के बच्चे हो, ठीक है। अभी सब क्या ही करवाएं, सब मुस्लिम लीग कब बनी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये वाला करवा देते हैं, बताओ। हु लेट दी सॉल्ट मार्च टू डांडी 1930। मतलब कर तो लोगे ही, लेकिन मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबको पता है महात्मा गांधी ने लीड किया था कब से कब? 23 मार्च से आपका ये 6 अप्रैल तक चला था, 1930 तक, 1930। और गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक लीड किया था इसको? साबरमती जो इनका आश्रम था, बोले थे जब तक वो नहीं कर लेंगे तब तक लौटेंगे नहीं वापस, और लौटे भी नहीं कभी वापस, ठीक है। साबरमती से लेके डांडी तक। साबरमती आपका पड़ता है कहाँ पर? अहमदाबाद में। और डांडी आपका पड़ता है नवसारी में, ठीक है, नवसारी। 78 लोगों के साथ मार्च निकाला था, 241 मील लगभग पैदल कवर किया था इन्होंने डंडी के साथ। और जो क्या बोलते हैं, क्या पूछा था मैंने आपसे? कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, लेकिन पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और इसी के साथ ही मतलब ये ध्यान रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कहाँ पर किसने लीड किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में किसने लीड किया, NWFP वाले रीजन में किसने लीड किया,
साउथ इंडिया में किसने लीड किया? धारसाना में किसने काइंड ऑफ जब गांधी जी की अरेस्ट हो गई उसके बाद, तो बिहार में नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया गया था अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा, ठीक है। अंबिका कांत सिन्हा ने नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया था। NWFP में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, गफ़ार खान, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, और खुदाई खिदमतगार करके इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, और इनको किस नाम से जाना जाता है? खिदमतगार। साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी ने लीड किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड धारसाना में सरोजिनी नायडू, और एक और नाम था, भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, एक और नाम है यार, मैं पता नहीं उसका मतलब कुछ, आई थिंक कृपलानी करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो धारसाना में जिन्होंने किया था। सरोजिनी नायडू थी, हाँ ओके, अब्बास तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी नहीं, अब्बास तैयब जी, ठीक है। तो ये थे जिन्होंने यहाँ पे लीड किया था, बाकी तो कर लोगे आप, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड इसका PDF आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आप सभी लोग जो हैं इसकी ईबुक भी परमार SSC टेलीग्राम प्लस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। NTPC के लिए कंप्यूटर मैं अमन सर से बोल दूंगा, ठीक है, तो वो करवा देंगे। सर दिल्ली सल्तनत का एक भी क्वेश्चन नहीं यार, पता नहीं क्यों, अब पूछा ही नहीं लोगों ने। दिल्ली सल्तनत का नहीं है, मुग़ल का नहीं है, पूरा एंशिएंट और मेडिवल भरा हुआ है, पूरा एंशिएंट और मॉडर्न ही भरा हुआ है, मेडिवल से क्वेश्चन ही नहीं है देखा जाए तो। हाँ, चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग सेशन में ज्वाइन हुए, ठीक है। और आपका SSC का बैच अभी से स्टार्ट करूँगा तो कवर हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है संगम जी, ठीक है। 3.0 आपको सेलेक्टिवली करना पड़ेगा, अगर आप सारी चीज़ें स्क्रैच से सब कुछ करने जाओगे तो टाइम तो लगेगा, देखो, ठीक है, टाइम तो लगेगा। अगर CGL के आप टारगेट कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, तो आपको सेलेक्टिव, जो अभी से कर रहे हैं स्टार्ट काइंड ऑफ, तो उनको सेलेक्टिव पढ़ना होगा कि भाई मेरा सबसे वीक कौन सा है, तो उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। या फिर कुछ लोग का ये भी स्ट्रैटेजी होता है कि कौन जल्दी समझ में आ सकता है कौन सा हमें सब्जेक्ट, तो उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे जल्दी स्टार्ट हमें समझ में आ सकता है तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, तो उससे आप स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जल्दी से बिल्ड हो, और आपको थोड़ा सा स्पीड अप करके चीज़ों को देखना होगा, जल्दी देखना होगा, आप आराम से नहीं कर सकते उस चीज़ों को। फैट में लिटिल बॉय जल्दी आएगा। तात्या टोपे कानपुर, ठीक है, नाना साहब के जाने के बाद तात्या टोपे ने वहीं से लीड किया था। औरंगज़ेब को नंबर कहाँ नहीं मिलता, मतलब NTPC की क्लास होगी आज, हाँ NTPC की क्लास होगी आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली। यस, नेल्सन मंडेला प्लस खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत रत्न मिला था, और खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। सर बस करो, पेट खाना मांग रहा है तो डालो वही खाना, किसने मना किया है। अच्छा 58 आए हैं, ओके अनामिका, बहुत अच्छे। और किसके कैसे मार्क्स हैं? CAP बेसिकली इनफ है, इनफ तो नहीं बोल सकते बिकॉज में थोड़ा सा डीप जाना होता है अपन को। क्वेश्चन करवाए ना बैच है मैंने CAP के CDS के। ओके 48 है रिचा के, संगीता थैंक यू। 12 मार्च क्या चीज़, 12 मार्च टू 6 मार्च होगा, मतलब 12 मार्च से 12 मार्च से लेकर 6 मार्च तक चला था क्या, क्यों? ओके सॉरी, एक सेकेंड 12 मार्च मतलब होगा, लेकिन 12 मार्च से 6 मार्च तक नहीं होगा भैया, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। गलती से मैंने 23 मार्च लिख दिया, पता नहीं क्या दिमाग में आया और 23 मार्च लिख दिया। एक तो ये बैकग्राउंड में लगे हुए हैं 3 दिन से। अब कल मैंने पता किया जाके कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो पता चला कि मूर्ति स्थापना हो रही है कहीं मंदिर में। हमने कहा अगर हम कुछ बोलेंगे
तो ये मूर्ति स्थापना बाद में करेंगे, पहले समाधि स्थापना कर देंगे वहीं। तो बोलना ठीक नहीं है। हम दबे पाँव वापस आए फिर वहाँ से, लगे हुए हैं अपना। अब पता नहीं कब इनकी मूर्ति स्थापना होगी, कब ये शांति देंगे। इनकी वजह से और डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं कल पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। पॉलिटी करेंगे और कल शाम को भी क्लास होगी। कल सैटरडे है ना, संडे को तो रख नहीं सकते हैं शाम को क्लास, है ना। संडे को तो कोई आएगा नहीं देखने को शाम को। तो कल पॉलिटी करते हैं, शाम को एक साइंस का सब्जेक्ट उठाते हैं, देन फिर स्टैटिक उठाते हैं परसों सुबह, संडे के दिन, है ना। सुबह को स्टैटिक उठाते हैं, देन शाम को फिर एक साइंस का सब्जेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू। बुक की प्राइस नहीं है। बुक अभी यार मत लो, मैं बोल रहा हूँ भैया, रुक जाओ। फैट मैन और लिटिल बॉय तक आने तक वो कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। रुक जाओ, अभी हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो रुक जाओ फिर अभी, ठीक है। बुक के लिए रुक जाओ, अभी मत लो। थैंक यू।